यदि सब लोग जुड़ गए हो तो चालू करें। कुछ बात कर रहे हैं वो पांड्या जी, म्यूट करके। मुझे जी आपसे तो फोन पे बात हुई थी पहले, यदि आपको याद हो। जी जी। एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट बात होती रहती है एक्चुअल में। तो तकरीबन एक साल पहले आपसे बात हुई थी। अच्छा। जी नहीं करवाई थी कॉन्फ्रेंस कॉल पे। पांड्या जी की, अच्छा। हाँ पंड्या जी ने मैं आपको मैं सबको मैं कॉन्फ्रेंस याद कॉल पे कराता हूँ बुलाया सर। था। हाँ वो पानी का जो काम था ना तालाबों के हाँ लिए जो। हाँ 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 हाँ, उस बारे में बात किए थे हमने, पानी वाला बात में। हाँ हाँ। जी जी जी। ठीक है, खैर अब तो वो भी हम बात चालू कर सकते हैं, अब तो सरकार आ गई है अपनी। जी। आपके उड़ीसा में वैसे भी हमने काफी काम किया है। अच्छा। तो आपकी सरकार आ गई है तो अब पानी का काफी काम किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल करेंगे ना, बात करेंगे। क्योंकि उड़ीसा में समस्या भी ठीक ठाक है पानी की। हाँ और समस्या का निराकरण भी किया जा सकता है। मधुकर जी आपका वो आपको वो बना दिया था, आपने अपना प्रेजेंटेशन जाए एक बार देख लीजिए, चेक करके कि बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ सर। हाँ। और अभी गौ सेवा आयोग के चेयरमैन जी से का भी फोन आ गया था, हाँ। वो भी स्क्रीन पे, जुड़ेंगे। हाँ स्क्रीन पे आ गया सर का, मधुकर भैया का। जी सबको दिख रहा है प्रेजेंटेशन। हाँ दिख रहा है दिख रहा है। अब आपकी अनुमति सबकी हो तो रिकॉर्डिंग मोड में डाल दूं क्या एक बार? हाँ हाँ, वो रिकॉर्डिंग करना ही करना है सर, और बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग करना है तबियत से। अभी तक तो ये तो परीक्षा नहीं ये डाले तो थे। आज यादगार क्षण होने वाली माघी पूर्णिमा के दिन इतना बड़ा कार्य हो रहा है देश के लिए, गौ माता के लिए। इसके कोई पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है साहब। ठीक है। मैं अच्छा हो, एक्चुअली संजय पटेल जी से संपर्क करना चाह रहा था और उनको बापू का फोन लग नहीं रहा है। आगे बात करेंगे, क्या दिक्कत, 3 बजे अपन बोले थे, 10 मिनट बाकी है अभी। हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ। मधुकर भैया भी रिकॉर्डिंग में डाल दीजिए, क्योंकि आप होस्ट है ना, मेरा ले नहीं रहा है। मैं रिकॉर्डिंग में डालूं? हाँ हाँ, खाली उसको क्लिक कर दीजिए रिकॉर्ड मोड में। जब जब आपका रहेगा तभी बोलिएगा मधुकर जी। मुझे रिकॉर्डिंग वाला। नहीं तो 2 मिनट के लिए मैं चेंज कर देता हूँ, मेरे को होस्ट करके रिकॉर्डिंग करके फिर आपको कर दे रहा हूँ। हाँ, टेस्टिंग करके देख लो ना एक बार। हाँ हाँ। हाँ। Recording in progress. सब हाल आया। विनय प्रयागराज का नहीं गया था तो कोई मेरा वीडियो और स्क्रीन दोनों क्लियर है सर? एकदम क्लियर, एकदम। वे केटल एंड सॉल्यूशन विद इन इश्यू, वाओ बहुत बढ़िया। एक बार रमेश भाई और कोई ज्वाइन करने वाले हैं तो उनको एक बार रिंग कर लीजिए, हाँ किसी मैं का। कर रहा हूँ। 5 मिनट है 3 बजने में, सभी को लाभ मिले। महेंद्र जी आपके पास में कोई आपका प्रेजेंटेशन वगैरह है क्या अभी? हाँ मैं कर सकता हूँ, देना हो तो अगर तो प्रेजेंटेशन। आप है तो आपके पास में टाइम है, जो भी 2-4 मिनट में हो सकता है तो दिखाइए थोड़ा सा। नहीं, एक लाइन में चलने दीजिए ना रमेश भाई। हाँ ठीक है बस सर। वही मैं, मुझे भी वही ठीक लग रहा है। फ्लो एक में चलने दीजिए, बीच में प्रोडक्ट हाँ का। हाँ। हाँ, बस आप टच कर लो जो ज्वाइन करने वाले हैं। 6 मिनट अभी लेफ्ट है, अभी एक में और भी। संजय भाई आ गए अभी, संजय पटेल। जी सर। पटेल जी आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं बापू, दर्शन दीजिए। आता हूँ आता हूँ। ये वीडियो किसका दिख रहा है? जय माता भाई साहब, संजय भाई नमस्कार। नमस्कार सर। मैं थोड़ा क्यों नहीं आ पा रहा है मालूम नहीं मुझे, सब लोग नहीं दिख रहे। नहीं नहीं, वो सब लोग ऑफ कर रहे हैं। आप दिख रहे हो ना बापू सबको, ये इतना ही रमेश कोई ना, बाकी का आप चिंता मत करो। रमेश भाई और किनका इंतजार है बताइए, मैंने नाम चेक कर ले रहा हूँ। जाखड़ साहब कहाँ घूम रहे हैं? हाँ जी। जाखड़ साहब नमस्कार कहाँ जी। घूम रहे हैं? नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं संजय जी? प्रणाम सर, प्रणाम, बढ़िया। मैं बताया था ना, मेरे एक गांव में साथी थे, उनके फादर की डेथ हो गई, यहाँ आया वो हूँ। जी 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 जी। तो फिर कुछ बीच बीच में कुछ काम आ जाते हैं, कुछ आदमी आ जाते हैं, फिर कुछ हलचल है। बस मैं, पांडे जी का हुक्म था तो मैं बाहर आ गया बस। जी जाकर साहब, पांड्या जी को रहने दो भाई साहब, निवेदन हो सकता है, पांड्या जी का हुक्म कभी नहीं हो सकता है। अब ये तो आप मानो, मैंने तो हुक्म मान लिया आपका, तो मैं जाओ जाओ इनके जाओ। घर में कभी जगह बदलता हूँ, कभी जब शोर होने लगता है। ठीक હા है ठीक है। નમસ્કાર. પેલા બનાસકાંઠા વાળા દેવરામભાઈ જોઈન થઈ ગયા છે, વાત કરવી હોય તો. हाँ देवराम भाई, अपने बारे में थोड़ा बताइए। आशीष जी को प्रणाम। प्रणाम बापू प्रणाम। फोन उठाते नहीं हमारा। अरे नहीं बापू, बस एक उसमें लगा हुआ था मैं। ये कल जाखड़ जी को ही लगातार भेजना था। हाँ हाँ। आज वहां पर आज लाइट वाइट कटा हुआ, असल में उसी में लगा था थोड़ा। आज जो है ना जी, आज बहुत सारे लोग आए हुए थे, जिसमें बीमार भी थे, तो फिर मैंने सोचा चलो काम किया जाए शुरू। हमारे कुंभ में जाखड़ जी भी संजीवनी पिए हमारे साथ में। अरे वाह अरे वाह, इस चौबा आपकी संजीवनी अच्छी लगी, आशीष जी वाली। स्कॉच वाली। हाँ स्कॉच वाली। अब ये कहना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए नहीं कहा। मतलब गौ माता का संदर्भ चल आप रहा है। पंजाब के समीप हो, इसलिए स्कॉच वाली भाषा ही बोलनी पड़ती है।
नहीं, पंजाब मैंने कहा राजस्थान। मैं कैंसर वाली ट्रेन के बगल में हूँ बिल्कुल। और अब तो संतोष जी का पानी भी आ जाएगा। रमेश भाई, वो पानी ऐसा है कि 60 ml के विस्की में उसको पानी 60 ml मिला लो तो स्कॉच बन जाती है, और वो लिवर और किडनी को डैमेज नहीं करता है। संतोष जी ने पानी बनाया है। अच्छा। और संजीवनी 400 रुपया लीटर दारू की दुकान पे बेचते हैं, दारू वाले दारू के साथ वो पानी भी ले जाते हैं। बापू उनको भी लिंक भेज दो, फिर बाद में उनको भी लेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। अच्छा ले विजय, लेंगे। एक सेकंड क्या विजय, करके मैं लगा सबको रहे वो बोलूंगा। प्लांट? संजीवनी हाँ रस ठीक भी है। आएगा उसमें, संजीवनी रस अच्छा भी है विजय उसी भाई, में। टेबरीवाल जी, नमस्कार भाई साहब। हाँ, ये बाकी के सबको ऑडियो ऑडियो को वो कर दीजिए और वीडियो को ऑन रखिए, सबका ऑडियो ऑफ कर दीजिए। और ये अपना कोई 45 मिनट के बाद में बंद होने वाला नहीं है ना विजय भाई? नहीं नहीं, ये 24 घंटा चलने वाला है। एक ही लिंक अपना सालों भर चलता है वो। अरे वाह, अरे वाह, ये मिलना है हमारा आपको। सौभाग्य। ठीक है, ये मधुकर जी का था इंक्वायरी में, तो मैं आपसे पूछना भूल गया था, तो मैं पूछ लिया। मधुकर जी, अपना ऑडियो और वीडियो दोनों स्टार्ट कीजिए, और बाकी सबका ऑडियो बंद कर दीजिए भाई साहब। हाँ, बंद ही लगता देवराम पुरोहित जी को बाद में सुनेंगे भाई साहब। हाँ जी, भाई देवराम यहाँ पुरोहित जी, अपना पे वीडियो चालू कीजिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आ रही है। हाँ, विजय नमस्कार। भाई, तो बस सबका यह ऑडियो बंद विषय कर दीजिए हाँ नहीं, बंद है, सभी का। और वीडियो चालू रखिए, और सिर्फ मधुकर जी का ऑडियो और वीडियो चालू रखिए साहब। हाँ, तो अपने 17 साथी हैं, सब साथ में भी 17 जन है। वो अब किसी का वो नहीं है, आप सबका ऑडियो बंद कर दीजिए, केवल मधुकर जी का ऑडियो और वीडियो चालू रखिए, परमिशन दीजिए उनको। अभी और अभी मैं मधुकर भैया को दे ही चुका हूँ ना, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको वही करना पड़ेगा, उनको होस्ट अच्छा बना। मधुकर जी, नहीं तो आप मुझे मुझे बना दीजिए, तो बाकी मैं मैनेज करता हूँ यहाँ से। नहीं, उस स्क्रीन में नहीं होगा वो। ठीक है, सबका ऑडियो बंद ही है लगभग, इशू नहीं है। नहीं, वो सबका ऑडियो बंद, फिर वरना डिस्टर्बेंस होगा बीच में। नहीं, खाली 2-3 जन का है, 2-3 जन का चालू है बस, और कोई का नहीं है। देवराम पुरोहित जी और किशन कुमार जी, संजय भाई का है। लेकिन ये सारा अभी वो होस्ट बन गए हैं ना, तो मैं कर नहीं पाऊंगा अभी। और आप मुझे होस्ट बना दीजिए, मैं देखता हूँ अपने आप। तो फिर आप वो हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, मधुकर भैया। शुरू करें सर? हाँ हाँ, प्लीज। सो नमस्कार सब लोगों को। मेरा नाम मधुकर स्वयंभू है, और डिटेल पंड्या जी शायद पहले शेयर कर ही चुके हैं। तो जो विषय है आज का, कि जो निराश्रित गोवंश हैं, उस समस्या में ही समाधान कैसे छुपा है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये जो पूरी डिस्कशन, जिस हम साइंस की बात करेंगे, विज्ञान जो है वो वैदिक विज्ञान पर आधारित विज्ञान है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और इसीलिए वो आउट ऑफ द बॉक्स है, क्योंकि अभी हम सब लोगों की जो ट्रेनिंग हुई है, जो एजुकेशन हुई है, वो वेस्टर्न साइंस पे हुई है। जो भारतीय वैदिक विज्ञान है, उसको लोग पढ़ते नहीं है। और वेदों में विज्ञान हो सकता है, ऐसे बहुत सारे लोगों को आभास भी नहीं है, और वो एक्सप्लोर भी नहीं किया हुआ। तो वो जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो पहले हम समस्याओं की बात करते हैं, फिर हम समाधान की बात करेंगे। आज भारत में बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनको कंसिस्टेंटली पिछले 10 सालों में यदि आप देखें, तो केंद्र सरकार ने उसको समाधान करने की कोशिश की है अपनी समझ के अनुसार। लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्याएं अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। जैसे पानी की समस्या भारत में ऑलमोस्ट सब जगह है। ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि पहला जो वाटर पोल्यूशन बिल है, वो इंडियन पार्लियामेंट में 1963 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तब से भारत सरकार और सभी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, वो बात कर रही हैं कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। लेकिन वो सिर्फ पोस्टर तक सीमित है। समस्या का निराकरण हम आज तक नहीं कर पाए हैं। दूसरी बड़ी समस्या एग्रीकल्चर। आपको मालूम होगा, 1963 में ही पहली बार हमारे वैज्ञानिक विशेषज्ञ जो हैं, वो यूएस गए थे अमेरिका से सीखने के, भाई हमको खेती कैसे करनी चाहिए। जबकि आज की डेट में जो मॉडर्न साइंस है, वो इस बात को एस्टैब्लिश कर चुकी है कि खेती बाड़ी का आविष्कार भारत में ही हुआ था। लेकिन फिर भी हमें जब ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत थी, तो हम गए अमेरिका सीखने के लिए। अभी जब 2017 में काफी सारे स्टेट्स में जो अपना गो हत्या है, उसके ऊपर बैन लगा है, तो उसके बाद फिर जो निराश्रित
गैया है, निराश्रित नंदी जो है, उनकी समस्या पूरे देश में आ गई है। देश में जो वेस्ट लैंड है, यानी बंजर भूमि जो है, जो जो इनफर्टाइल लैंड है, उसकी समस्या बढ़ती जा रही है। और ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में इसके ऊपर काम चल रहा है कि भाई इसको कैसे ठीक किया जाए। ये एक बढ़ता हुआ न्यूसेंस है, ये बढ़ती हुई प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट सभी प्रदेशों में है। एयर पोल्यूशन पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। वाटर पोल्यूशन जो है, जिसकी वजह से जल संकट है, वो भी सब जगह बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारा जो सुएज प्रोडक्शन है, जो अपशिष्ट जल का जो प्रोडक्शन है हमारा, वो बहुत ज़्यादा है। और ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बड़ी लिमिटेड हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं उज्जैन का, तो उज्जैन में जो ट्रीटमेंट फैसिलिटी है वो अबाउट 45 ml की है, और जो प्रोडक्शन है वो 6 मिलियन लीटर पर डे की है जी। ओके जी, आई थिंक म्यूट करने की समस्या थी। जैसा पंड्या जी ने पहले ही फैक्टर आउट कर लिया था कि यदि लोग म्यूट पे नहीं रहेंगे तो समस्या आएगी। अच्छा, पोस्ट मॉनसून जो वाटर और वेक्टर बोर्न डिजीजेस हैं, वो हर साल यदि आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि हर साल पिछले साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। तो अब ये जो बीमारियां फैलने की जो समस्या है, ये मल्टी प्रोंग्ड है। यानी कि एक तरफ तो लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो ओवरऑल जो हेल्थ इंडेक्स है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। दूसरी तरफ लोगों के जेब से पैसे जा रहे हैं, तो जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो बढ़ रहे हैं। इसलिए अब सरकार जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो कर ही रही है। जैसे मोदी जी अभी योजना लेके आए कि हर जो भारतीय नागरिक है वो 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस उसको मिल रहा है, जिसके पास भी जनधन अकाउंट है। तो करीबन 50 करोड़ लोगों का इंश्योरेंस तो कर दिया सरकार ने। इससे बड़ी मेडिकल इंश्योरेंस की स्कीम पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। लेकिन जैसा अंग्रेजी में कहावत है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम बीमारी को होने से ही रोक दें तो समस्या का समाधान हो पाए। वही समस्या जो वाटर बोर्न डिजीजेस है उसके लिए है। जो मच्छर जनित रोग हैं, जो वेक्टर जनित रोग हैं, डेंगू मलेरिया, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं, फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, मिट्टी पानी हवा की हालत खराब है, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस है, ये सारी की सारी समस्याएं हैं। और हम इन समस्याओं को, बिकॉज हम पूरी तरीके से वेस्टर्न थॉट प्रोसेस को फॉलो करते हैं, हम हर समस्या को अलग अलग साइलोज में बांटते हैं कि भाई ये समस्या का समाधान करेंगे, फिर ये समस्या का समाधान करेंगे। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रहा है। अब आयुर्वेद में क्या है कि सभी बीमारियों की जो जड़ है वो है वात पित्त और कफ का इम्बैलेंस। वात पित्त और कफ कैसे होते हैं? ये डेरिवेटिव्स हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा के। ये जो 5 पंच महाभूत हैं, इनके डेरिवेटिव्स हैं वात पित्त और कफ। तो यदि हमने पंच महाभूतों को स्वस्थ अवस्था में रखा तो वात पित्त और कफ का बैलेंस अपने आप क्रिएट होगा। यदि वो बैलेंस क्रिएट होगा तो बीमारियां नहीं। तो ये सारी चीजें जो है, ये एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली जब हम वेस्टर्न साइंस को फॉलो करते हैं तो हमारे पास होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। हमारे पास माइक्रो स्पेशलाइजेशन है। जैसे अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट जो आँख के हैं वो अलग मिलेंगे डॉक्टर। जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कान नाक और गला विशेषज्ञ, वो अलग होंगे। आपके पल्मोनोलॉजिस्ट अलग होंगे जो सिर्फ लंग्स देखेंगे। कार्डियोलॉजिस्ट अलग होंगे जो सिर्फ हार्ट के बारे में बात करेंगे। डायबिटोलॉजिस्ट अलग होंगे जो सिर्फ डायबिटीज की बात करेंगे। तो ये स्पेशलाइजेशन का दौर चल रहा है वेस्टर्न साइंस में, और होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू किसी का नहीं है। वही चीज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में भी लेते हैं कि जो पानी वाला है उसको मिट्टी के बारे में कुछ नहीं पता, जो मिट्टी वाला है उसको हवा के बारे में कुछ नहीं पता, जो हवा वाला है उसको ग्राउंड वाटर का कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आप प्रकृति को देखेंगे, नेचर को देखेंगे, तो वो सब कुछ साथ में सम्मिलित है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच की आवश्यकता है। अनफॉर्चुनेटली वो होलिस्टिक अप्रोच ना तो हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री लेती है, ना हमारी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री लेती है। सब अपने अपने साइलोज में काम कर रहे हैं। लेकिन यदि आप देखें कि भारत सरकार ने स्पीड में काम करना कब स्टार्ट किया, तो आपको ये पता लगेगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति मंत्रालय बनाया, विच इज अ कॉम्पोजिट अप्रोच ऑफ मल्टीपल मिनिस्ट्रीज पुट टुगेदर, तो स्पीड आई काम में। और वो स्पीड ऐसी है कि भारत अभी ग्रोथ इंजन में, जो सबसे लचर अर्थव्यवस्था थी, उससे
आज पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था में तब्दील हो चुका। सो एक होलिस्टिक अप्रोच इन प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो इम्पैक्ट है वो हम ऑलरेडी देख रहे हैं गति शक्ति मंत्रालय से, पीएम गति शक्ति का जो अप्रोच है। तो अब हम ये अपने सारे इश्यूज को अगर डिटेल में समझना चाहें तो हमारे पास आज की डेट में जो पानी की समस्या है वो इतनी है कि जब 2019 में पहली बार जल शक्ति मंत्रालय बना था तो मिनिस्टर साहब की पहली स्टेटमेंट ये थी कि 54% भारत जो है वो जल संकट से जूझ रहा है और 22% भूजल जो है उसका दोहन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारी पूरे देश की अबाउट 75% डिपेंडेंसी जो है वो भूजल पर है। इसीलिए अटल भूजल योजना बनाएगी कि 256 जो एक्यूट स्ट्रेस में जो ब्लॉक्स हैं उनको रिवाइव किया जाए। ठीक है, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में सालाना जो बजट है हमारा वो 1,20,500 करोड़ रुपए है। ये सिर्फ फार्म सब्सिडीज में है। सारी समस्याएं जो है हमारी वो यही हैं कि डिजीज, पेस्ट और वेदर इरेगुलरिटीज, इनसे किस तरह लड़ा जाए, इरिगेशन को किस तरीके से संभव किया जाए, माइक्रो इरिगेशन, हम ड्रिप इरिगेशन वगैरह ये सारी चीजें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर आता है जो हमारे निराश्रित पशु हैं उनकी समस्या। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर स्टेट में हर न्यूज़पेपर ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं न्यूज़ छापते रहते हैं कि हमको ये जो निराश्रित पशु हैं इनका समस्या है, इसको हमको समाधान करना होगा। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, हर स्टेट में ये समस्या है। तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट में क्या करते हैं कि सरकार जो है वो अब यूपी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया काऊ सरचार्ज कि हम 0.5% टैक्स एक्स्ट्रा कलेक्ट करेंगे जिससे कि हम एक सब्सिडी दे पाए जिनके पास भी है गैया, जिनके पास भी मंडी है। कुछ स्टेट जो है वो पेनल्टी लगाने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ स्टेट जो है वो सरकारी गौशालाएं बना रहे हैं। लेकिन ये सभी की सभी जो अप्रोचेस हैं ये सस्टेनेबल अप्रोचेस नहीं है। सस्टेनेबल क्या है? जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के अनवरत चलता रहे, यानी कि प्रकृति। तो अगर हम प्रकृति निष्ठ या प्रकृति जन्य समाधान नहीं निकालेंगे तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा। जहां तक आपको हर कदम पे ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत हो, आप अगर ह्यूमन इंटरवेंशन करें 2, 4, 5 साल तक ठीक है, 10 साल तक ठीक है, लेकिन सदा के लिए अगर आप वही सिस्टम बनाएंगे तो वो सस्टेनेबल नहीं रह पाएगा, जाहिर सी बात है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि देश में जो बंजर जमीन है उसकी समस्या बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है आज की डेट में। आप ये देख सकते हैं, जो भी आपके स्क्रीन पे जो मैप दिख रहा है, इस मैप में जो भूरा रंग है वो बंजर जमीन है। तो यहाँ आप देखिए कि राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट, ये आपका मध्य प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट, महाराष्ट्र का वेस्टर्न पार्ट, कर्नाटका का नॉर्दर्न पार्ट, उत्तर प्रदेश तो ईस्ट में भी उतना ही फैला हुआ है। ये सब बंजर जमीन है जो देश के लिए समस्या बनती जा रही है। ये स्टेट वाइज जो वेस्टलैंड है कैटेगरी वाइज वो भी मतलब भारत सरकार इसके ऊपर अच्छी खासी स्टडी कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार तो एक स्कीम भी लाने की कोशिश कर रही है कि हम वेस्टलैंड जो है वो सिटीजन्स को दे देंगे कि आप इसके ऊपर काम करें और आप जब इस समस्या का निराकरण कर लें, आपको 5 साल तक फ्री में दिया जाएगा और उसके बाद जब इस समस्या का निराकरण हो जाएगा तो फिर या तो आपका ही स्कीम कंटिन्यू किया जाए या आप उसका कोई इलाज निकाल के सरकार को वापस भी दे सके। एयर पोल्यूशन ऑलमोस्ट हमारे सभी जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें एयर पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। देश मतलब दुनिया की जो टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हैं उसमें 3 से 4 सिटीज भारत की आती है। वाटर पोल्यूशन की जो मैं बात कर रहा था, वाटर पोल्यूशन, सूएज जनरेशन जो है हमारा वो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और ट्रीटमेंट जो कैपेसिटी है हमारी वो उस हिसाब से न बढ़ रही है न बढ़ सकती है, क्योंकि सूएज प्रोडक्शन जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट है। यदि हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारा सूएज प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। यदि हम पानी को वेस्ट करते जाएंगे सूएज के माध्यम से तो जो हमारे जल स्रोत है वो कंटामिनेट होते जाएंगे। अभी से अगर हम 30 साल 40 साल पहले की बात करें तो 30-40 साल पहले तक हमारे जो मधुकर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मधुकर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है सर? हाँ अब आ रही है सर, अब आ रही है। जो हमारा सूएज प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ता ही जाएगा क्योंकि वो पॉपुलेशन से लिंक्ड है और
जो हमारी आज की जो ट्रीटमेंट व्यवस्था है यानी सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो स्केलेबल नहीं होते हैं। अगर उनकी कैपेसिटी बिल्ड करनी है आपको, तो फिर आपको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, नया ट्रीटमेंट प्लांट बनाना पड़ेगा, तब जाके आपकी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज बढ़ेंगी। तो जिस रेट पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस रेट पे आपकी ट्रीटमेंट फैसिलिटी कभी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि आप जब ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं उसी समय आपको मालूम होता है कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है और आपने कितनी कैपेसिटी इनहेंस करने के लिए उसको डिजाइन किया है। तो इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट है वो आप देख सकते हैं कि जो नेशनल एवरेज है, हम 63% कम वाटर ट्रीट कर पाते हैं थ्रू सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो आप समझ लीजिए कि इस गैप को फुलफिल करने में कितना समय लगेगा। और अगर पोस्ट मॉनसून वेक्टर बोर्न डिजीज का ग्राफ हम देखें तो हर साल पिछले साल की तुलना में बढ़ता ही जा रहा है। अलग अलग बीमारियों के ग्राफ्स हैं और ये बहुत सारी स्टडीज भारत सरकार कंडक्ट करती है। अब हम आ जाते हैं समाधान की तरफ के समाधान क्या है। जैसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चैलेंज जो है उसके अंदर ही अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। तो यदि हम किसी भी प्रॉब्लम को इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें समस्या का समाधान नजर आएगा। अब हम समाधान की तरफ यदि जाते हैं तो भारत सरकार की जो नीतियां हैं उन्हीं को यदि हम देखें तो हमें पता लगेगा कि ऑलरेडी कितना काम सरकार कर रही है इन आइसोलेटेड पॉकेट्स। तो आ रही है मधुकर जी, जी। आप ही उनको म्यूट कर दो। अब मुझे यही नहीं पता लग रहा बोल कौन रहा है, तो मैं म्यूट तो कर दूं, नहीं लेकिन नहीं, वो जो माइक्रोफोन है ना, वो माइक्रो, एक रमेश पंड्या है, मधुकर जी है, एक सेकंड। ठीक है, म्यूट हो गया, ऑलमोस्ट म्यूट है। ओके ठीक है। तो अब हम समस्या तो काफी हमने चर्चा कर ली समस्या के ऊपर। अब हम जरा समाधान की तरफ जाएं। यदि हम समाधान पे ज्यादा समय व्यतीत करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो समाधान की तरफ जब हम जाते हैं तो जैसे मैंने बताया, भारत ने एक समस्या को बहुत ही इफेक्टिवली टैकल किया है, वो है रोजगार की समस्या। यदि आप देखें भारत सरकार का ही ग्राफ, तो 2016 में 504 स्टार्टअप्स थे जो कि डीपीआईआईटी में रजिस्टर्ड थे। जो टोटल नंबर ऑफ स्टार्टअप्स थे डीपीआईआईटी में जो रजिस्टर्ड नहीं भी थे, उनकी संख्या अबाउट 1000 से कम थी 2014 में, जब केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया मिशन जो है वो चालू किया। आज जो टोटल नंबर ऑफ स्टार्टअप्स की संख्या है दैट इज अबाउट 1.5 लाख। उस समय भारत में एक भी यूनिकॉर्न नहीं था 2014 में। 2022 तक 108 यूनिकॉर्न्स हो चुके थे। यूनिकॉर्न का मतलब वो कंपनी जिनकी वैल्यूएशन जो है $1 बिलियन से ऊपर हो। तो ये सारा इकोसिस्टम नया है, 2014 के बाद ही बना है, और इसकी वजह से जो हमारी नंबर ऑफ जॉब्स जो क्रिएट हुए हैं वो बहुत ही ह्यूज है। तो हमने एक समस्या को स्पेसिफिक तरीके से टेकल करने की कोशिश की, लेकिन उस टैकल करने में हमने एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड किया। अब यदि हम एक इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश करते हैं हमारी गैया के आसपास, जैसा अभी आप सब लोगों ने बताया अपने अपने इंट्रोडक्शन में कि सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट सब लोग आइसोलेशन में काम कर रहे हैं। सरकार की नीतियों का कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि सरकार उस डायरेक्शन में काम नहीं कर रही है, वॉट एवर कुड बी द रीजन, राइट। हम कहीं भी आप स्टार्टअप में अगर आप कैटेगरीज देखें तो हमारे पास सेक्टर एग्नोस्टिक कैटेगरीज हैं स्टार्टअप में। मतलब डेटिंग ऐप से लेकर के टेक सेक्टर तक, एआई तक, हम हर जगह स्टार्टअप्स बना रहे हैं, लेकिन हमने कोई गौ आधारित स्टार्टअप की कभी परिकल्पना भी नहीं की। उसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि एक हमारा यूनिफाइड अप्रोच नहीं है, एक फोकस्ड अप्रोच नहीं है। कोई भी स्टार्टअप आज की डेट में अपने आप को लेबल नहीं करता कि हम गौ आधारित सेक्टर में काम कर रहे हैं, राइट, क्योंकि वो सेक्टर ही एग्जिस्ट नहीं करता। अभी इतने सारे प्रबुद्ध लोग जुड़े हैं। मैं आप लोगों के सामने एक नया विचार रखना चाह रहा हूं कि अगर हम किसी तरीके से एक ये सिस्टम, ये सेटअप, एक माइंडसेट बिल्ड कर सकें कि हम गौ आधारित स्टार्टअप्स के बारे में बात करें, सरकार की पॉलिसीज अगर गौ आधारित स्टार्टअप्स के बारे में बात करें, तो मैंने अपनी जहन से जो नाम बनाया उसका नाम रखा है गौरी। गौरी मतलब गौ आधारित यूनिकॉर्न रेजिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी भाजपा शासित प्रदेशों में गौ सेवा आयोग है। ये आयोग जो
अप्रोच लेके चल रहे हैं वो सिर्फ ये है कि भाई हमको जो निराश्रित पशु हैं उनको एक जगह इकट्ठा करना है, उनकी सेवा करनी है। सिंगल साहब जैसा ट्रेनिंग करते हैं कि भाई उससे प्रोडक्ट्स, गोबर से, गोमूत्र से प्रोडक्ट बन सकते हैं। सो ड्राई डेयरी वाला कॉन्सेप्ट लाया जाए। जैसे अभी संजीवनी की बात की तो संजीवनी बनाई जाए, उसका एक प्रोसेस है, उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन है, उसकी ट्रेनिंग की जाए। राइट। ऐसे ही बहुत कुछ संभव है बिना दूध बेचे गौशाला को कैसे हम इकोनॉमिकली वायबल और प्रॉफिटेबल बनाएं। वो सारी चीजें अगर अंडर वन रूफ हम एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं हर स्टेट में, विच कैन बी अंडर गो सेवा आयोग। हर स्टेट में गो सेवा आयोग है, वो एक नोडल एजेंसी बन सकती है। और हर स्टेट में, जैसे मैंने कहा, बंजर जमीन है, ठीक है, तो वो बंजर जमीन गो सेवा आयोग को अलॉट कर दी जाए। वहां पे एक स्टार्टअप इकोसिस्टम फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन काउलॉजी बिल्ड किया जाए, और उसके ऊपर, उसके बेसिस पे स्टार्टअप्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स, अपना सोल्यूशन जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट करें। ठीक है। एक इम्पैक्ट फंडिंग इन्वेस्टर्स का नेटवर्क बनाया जाए जो सोशल इम्पैक्ट के ऊपर फंडिंग करते हैं। रोजगार भी जनरेट हो जाएंगे, स्टार्टअप्स भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ठीक है। और हम गौ आधारित यूनिकॉर्न्स अगर बिल्ड करें अपने देश में, जिसको हम इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएं, और वो जो बिजनेस करे वो पूरी तरीके से गौ आधारित हो, सो दैट विल बी अ सक्सेस मॉडल फॉर द वर्ल्ड टू फॉलो। हम सिर्फ अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने गांव में या अपने जिले की बात ना करें, हम एक ग्लोबल मॉडल बिल्ड करने की कोशिश करें। के लिए हमें क्या चाहिए? स्टार्टअप्स चाहिए, हमें वेस्टलैंड चाहिए। वेस्टलैंड को हम गोसेवा आयोग को प्रदान करें, वहाँ पे गौरी सेंटर बने, और उस सेंटर के अंदर हम प्रशासन से ये कहें कि आपको जितने भी निराश्रित नंदी और गौ माता मिलती हैं आप सब यहाँ दे दीजिए। ठीक है। उसके लिए आप लोगों जैसे एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ेगी कि कितने एरिया में कंफर्टेबली कितनी गैया और कितने नंदी को रखा जा सकता है। ठीक है। उस एरिया में हम उस तरीके से सेक्शन बनाएं, उसमें एक रुग्णालय बनाएं जिसके अंदर जो बीमार पशु हैं वो रहें और उनकी चिकित्सा हो। उसके बाद जब वो ठीक हो जाएं तो वो वापस अपने एरिया में आ जाएं। वहां पे हम एक बायोगैस प्लांट बनाएं जिससे हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है, वो सारी फुलफिल हो उस सेंटर के लिए। और यदि प्रोडक्शन एक लिमिट से ज्यादा हो तो हम सरकार के साथ वो करार करें कि वो इलेक्ट्रिसिटी या बायो सीएनजी उस सेंटर से परचेज करें। तो इसमें आपका रेवेन्यू जनरेशन भी हो रहा है। सरकार, यदि आपको ना मालूम हो तो मैं बताऊं कि करीबन 2 से 3 साल पहले जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस है, उसने एक स्कीम भी बिल्ड किया था कि यदि आप 5,000 लीटर से ज़्यादा का गैस प्रोडक्शन करते हैं तो वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन जो है वो सरकार खरीद लेगी। ओएनजीसी और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ये प्रपोजल रखा था, और इसमें 5,000 सेंटर्स बनाने थे। मुझे अभी उसका ट्रैक एग्जैक्टली नहीं है कि कितने बने हैं, बट हर गौरी सेक्टर का एक एमओयू किया जा सकता है ओएनजीसी से या गेल से, कि वो जो प्रोडक्शन है उसको खरीद ले, और इससे आपका रेवेन्यू भी जनरेट हो, और जो सेंटर है वो अपने आप में पूरी तरीके से सरकार पे डिपेंडेंट ना रहे। ये जो सेल आउट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, चाहे कंप्रेस बायोगैस, उसको अपने आप में रेवेन्यू जनरेट करे सेंटर के लिए। फिर हम कहाँ पर आते हैं? हम यहाँ पर आते हैं कि वी आर, जैसे टिब्रेवाल जी से अभी बात हो रही थी कि हम पानी में, मिट्टी, पानी और हवा को रिस्टोर करने का काम करते हैं। तो अगर इस सेंटर में एक पॉन्ड बनाया जाए, उस पॉन्ड को हम अपनी टेक्नोलॉजी से ट्रीट करें, तो उसका असर जो है मिट्टी, पानी और हवा तीनों पे पड़ता है। अब पॉन्ड की आवश्यकता इसलिए भी है कि यदि हमको गैया रखनी है तो उनके पीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो पीने के पानी की व्यवस्था जो है वो इस पॉन्ड से हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बड़ी समस्या बायोगैस प्लांट में क्या होती है कि स्लरी को कहाँ डिस्कार्ड करें। तो स्लरी, कोई किसी का माइक ऑन है शायद, इसकी वजह से इको आ रही है। रमेश भाई का ही दो है, मतलब इको आ रहा है इसलिए। तो दो जगह लॉगिन कर लिए हैं सिस्टम के साथ, फोन में भी लॉगिन कर लिए हैं लगता है, ओके। इसलिए इको हो रहा है अब।
अब बंद हो गया सर। हाँ तो यदि हम एक पॉन्ड क्रिएट करते हैं तो बायोगैस प्लांट की जितनी भी स्लरी है वो पॉन्ड के अंदर डिस्कार्ड की जा सकती है, और वहां पे हम ट्रीटमेंट करके वो पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको कंज्यूम कर लेंगे विद इन द इकोसिस्टम, जिससे कि प्लैंकटन्स का प्रोडक्शन होगा। प्लैंकटन्स का प्रोडक्शन होगा तो फिश पॉपुलेशन बढ़ेगी, फिश पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इस पूरे सेंटर में भर भर के बर्ड्स आ जाएंगी। अब जब बर्ड्स और फिशेज और गैया और नंदी सब कुछ हैं तो वो अपने आप में एक दर्शनीय स्थल बन जाएगा। लोग वहां पे विजिट करना चाहेंगे, चाहे वो ऑर्निथोलॉजी टूर हो, पक्षियों की फोटो खींचने के लिए आए, चाहे वो काउलॉजी टूर हो, लोग गैया से मिलने आए। जैसे बहुत सारे विदेशों में, बहुत सारे कंट्रीज में अभी एम्ब्रेसिंग द काउ बोल के एक नया प्रोसेस चालू हुआ है, नया ट्रेंड चालू हुआ है कि यदि आप गैया से गले मिलते हैं तो आपके बहुत सारे जो निगेटिव एनर्जी हैं, जो निगेटिव वाइब्स हैं, वो गैया एब्जॉर्ब कर लेती है। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट विच इज बीइंग फॉलोड इन यूरोप एंड जापान। यूएस में भी कुछ जगह पर ये चालू हुआ है, न्यूजीलैंड में भी कई जगह पे चालू हुआ है। तो ये सारी चीजें भी हम इनकलकेट कर सकते हैं इन द गौरी सेंटर। फिर पॉन्ड का जो पानी है उसी का इस्तेमाल हम गैया को पिलाने के लिए पानी की व्यवस्था में इस्तेमाल करेंगे, बाड़ा धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और यदि बिल्कुल ही बंजर जमीन है तो सिर्फ पानी पटाने भर से वहां पे जो आपका घास फूस है वो उगने स्टार्ट हो जाएगी। तो उसकी वजह से आपका जो चारा का प्रबंधन है वो भी हो पाएगा, क्योंकि जब आप पानी को ट्रीट करके स्वस्थ अवस्था में लाते हैं तो उसका इम्पैक्ट हर लेयर पे पड़ता है। मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी उससे स्टार्ट होता है, और उससे जो एयर पोल्यूशन मिटिगेशन है वो भी होता है। जो पानी है वो तो अपने आप में स्वस्थ हो ही रहा है। वो जो स्वस्थ पानी है वो अपने आप में न्यूरो इम्यूनो बूस्टर होता है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। यानी कि इस ही पानी का यदि इस्तेमाल कृषि में किया गया तो कृषि में किसी भी प्रकार के कोई भी रसायन की आवश्यकता नहीं है, ना खाद की आवश्यकता है, ना इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, किसी चीज की, फर्टिलाइजर की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हम 100% प्रकृति आधारित, प्रकृति निष्ठ खेती कर पाएंगे विदाउट एनी इनपुट्स। और उसकी वजह से जो आपका जब भी आप खेती करते हैं तो खेती में से एक ही कंपोनेंट आप लेते हैं, या तो आप फल लेंगे, या तो आप बीज लेंगे, या तो फूल लेंगे। बाकी जो सारा पौधा है वो आपका एग्री वेस्ट होता है। यही एग्री वेस्ट एक्चुअली चारे के रूप में काम करेगा, और आपका जो सेटअप है वो अपने आप में परिपूर्ण रहेगा। इस प्रकार से आपकी जो खेती है वो कंप्लीटली केमिकल फ्री हो गई, और आपने जो भी क्रॉप डेवलप की है उसका एक अलग इकोनॉमी हो गया। तो हमारे पास एक इकोनॉमी हो गई जो हमने बायोगैस प्लांट से जनरेट की, दूसरी इकोनॉमी हो गई हमारी जो खेती की जो उपज है उसका हम एक ऑर्गेनिक सेलिंग सेंटर वहीं बना सकते हैं, और जो लोग आसपास के हैं वो अपना खरीद के ले जाएं। ठीक है। तीसरा आपका जो विजिट्स हैं, लोगों की विजिट्स हैं, काउपैथी है, वो हो गया। फिर आप जो सेंटर चला रहे हैं स्टार्टअप्स को नर्चर करने के लिए, वो एक अपने आप में सेटअप हो गया। और जो स्टार्टअप्स की वजह से जो आपने इन्वेस्टमेंट्स जो अट्रैक्ट किए हैं, इन्वेस्टमेंट सेंटर्स हो गए आपके, तो वो एक अलग बन गया। अब एक और बहुत बड़ी इकोनॉमी यहाँ पर होती है, दैट इज ऑफ द इन्वायरमेंटल क्रेडिट्स। बिकॉज हमारे पास वाटर बॉडी है तो वाटर बॉडी अपने आप में यदि स्वस्थ अवस्था में है, जैसे मैंने आपको बताया, वो पोल्यूशन मिटिगेशन करती है, एयर पोल्यूशन मिटिगेशन, पानी आपका यूजेबल हो गया, जो आपका ग्राउंड वाटर सलाइन था वो स्वीट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वाटर बॉडी यदि स्वस्थ अवस्था में है तो अपने आप में 5 तरह के क्रेडिट जनरेट करती है। वाटर क्रेडिट, एमिशन क्रेडिट, सैनिटेशन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट और बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट। तो ये 5 क्रेडिट अपना एक अलग इकोनॉमी जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से जो आपका सेंटर है वो धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा, और आप अपना भी स्टार्टअप फंड चालू कर सकते हैं गौरी सेंटर का। तो इस प्रकार से यदि हम गौ माता, जिसको यहाँ पे जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध लोग गौ माता कहते हैं, और जो बाहर के वर्ल्ड को फर्क ही नहीं पता है
कि गाय को माता क्यों बोलते और भैंस को माता क्यों नहीं बोलते, उन सबको एक सक्सेस स्टोरी चाहिए टू बिलीव इन आवर फिलॉसफी। वो सक्सेस स्टोरी हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज ये जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक सक्सेस जो है, वो सबको समझ में आती है। तो इसी विचारधारा को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, गैया को अर्थव्यवस्था से जोड़ के, बिना दूध का व्यापार किए हुए। सो दैट इज व्हाट इज दिस होल फिलॉसफी अबाउट। एक और जो हमारा अप्रोच है, जिसको हम मैजिक कहते हैं, मेडिसिन फॉर एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड इंटीग्रेटेड क्रॉप कंजर्वेशन, उसके अंदर हम इसी जो जल है उसका इस्तेमाल करते हैं, और इस प्रकार से जीरो और मिनिमल, आप कह सकते हैं मिनिमल इनपुट इन एग्रीकल्चर एंड मैक्सिमम आउटपुट, जिससे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और यील्ड बढ़ती है, जिससे कि इस सेंटर में एक और आप सेंटर जोड़ सकते हैं, दैट इज ट्रेनिंग ऑन मैजिक टू द फार्मर्स। तो इस प्रकार से यदि हम 5 साल का एक सेटअप वर्कआउट करते हैं प्रदेश सरकार के साथ, तो 5 साल के बाद हर गौरी सेंटर जो है वो सरकार को पे करने लगेगा, इंस्टीड ऑफ टेकिंग एड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इस प्रकार के अलग अलग आप जो इकोनॉमिक सोर्सेस हैं वो जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम द सेम सेटअप, और वो सेटअप आगे जाके पूरे देश की जो दशा और दिशा है उसको बदलने में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। सो दैट इज व्हाट इज पॉसिबल। और सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, गैया को जो गौ माता जो डिजर्व करती है लाइफ, वो लाइफ आप दे पाएंगे। और जो गौ सेवा आयोग है उसको अलग मतलब इट इज विन विन फॉर ऑल, किसी को भी कहीं भी नुकसान नहीं हो रहा है। एंड एवरीथिंग, अगर हम होलिस्टिक अप्रोच लेके, वैदिक विज्ञान पर आधारित यदि हम अप्रोच लेते हैं कि जो पंच महाभूत हैं उनको अगर हम सुदृढ़ कर सके, तो बाकी हर चीज जो है वो बेसिकली एक रिपल इफेक्ट है। और वो रिपल इफेक्ट इकोनॉमिक सक्सेस में अगर ट्रांसलेट होता है तो इसमें सबका भला है। और ये जो भला है, जब तक हम इकोनॉमिक सेंस में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, तब तक लोगों को जो सक्सेस है, जो आज की डेट में जो हम सक्सेस का जो पैरामीटर मानते हैं, वो पैरामीटर इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे जरूरी है कि हमारी जो भी विचारधारा है, उस विचारधारा को इकोनॉमिकली सक्सेसफुल प्रूव किया जाए। तो दैट इज व्हाट द प्रेजेंटेशन वाज ऑल अबाउट, ग्रीन इकोनॉमी, और गौ माता के आशीर्वाद से इस काम को किया जा सकता। सो प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म होती है। आप लोगों के यदि कोई प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न। नमस्कार जी, महेंद्र बजाज इधर। जी नमस्कार बजाज साहब। पंड्या साहब, मैंने अभी आपको व्हाट्सएप पे एक कटिंग डाली है। जी जी, देखी मैंने, गुजराती में है और धोलका धंधुका के पास में है, कोई आश्रय स्थल बनाने जा रही सरकार। जो भाई साहब ने अभी पूरा कॉन्सेप्ट बताया ना गौरी का, ये गुजरात सरकार ऑलरेडी यहाँ करने के लिए पूरी तत्पर बैठी है। और इनके जो पूरे हेड कर रहे हैं वो मिस्टर दिलीप भाई शाह करके हैं, वो हमारे मित्र भी जानते हैं। मुझे। हाँ हाँ, वो तो ये उन्होंने ही मुझे भेजा हुआ है। तो ऑलरेडी अहमदाबाद में धोलका और जो आपने देखा 2 जगह पे आश्रय स्थल ऐसे पूरे 33 राज्यों के और 33 डिस्ट्रिक्ट के अंदर सरकार करने की सोच रही है। तो उसमें हम कैसे आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने वो कटिंग आपसे शेयर किया। जी जी जी, पंडा जी मैंने वो कटिंग्स पढ़ा है महेंद्र भाई, उसमें जो लिखा हुआ है गौ आश्रय स्थल बनाने जा रही है। तो ये गौ आश्रय स्थल को एक गौशाला को नाम दे दिया गौ आश्रय स्थल, ये अच्छी बात है, बढ़िया है। मगर महेंद्र जी, हमारा जो उद्देश्य है, आज अभी हमारे बीच में एक सोलंकी जी है, मनोज भाई सोलंकी जी, जो हमारे कच्छ भुज से परम गौ भक्तों में से एक है। उन्होंने भी पूछा कि भाई जो स्ट्रीट काउज है उसका समाधान क्या। मुझे लगता है वहां तक अरे हमारे बीच में श्याम बिहारी गुप्ता जी हैं, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय, हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में यादव जी है, उपाध्यक्ष हरियाणा गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष जी भी हमारे बीच में मौजूद है। मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में अध्यक्ष जी भी, श्रवण कुमार गर्ग जी भी हमारे बीच में है। तो ये आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम आज एक डिजिटल स्क्रीन पर मधुकर स्वयंभू जी की बातें को सुन रहे। मधुकर जी, अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। और संजय पटेल जी हमारे मुंबई से हैं हमारे बीच में।
जो एक हम समाधान की बात कर रहे हैं, जिसमें मधुकर जी ने एक बहुत ही साइंटिफिकली बताया कि न दान से बचेगी न गाय चंदे से बचेगी। हमारे बीच में आशीष सिंघल जी हैं, जिन्होंने इस मॉडल को प्रैक्टिकल किया है। प्रति मंथ करीबन 3 लाख रुपए का गाय का गौमूत्र उत्तर प्रदेश के अंदर में वो सेल कर रहे हैं, गाजियाबाद जैसे क्षेत्र में बेच रहे हैं, और उससे वो अपनी गौशाला को आत्मनिर्भर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इसमें एक बात और ये कहना चाहता हूं कि जो स्ट्रीट काउज है, जो गलियों पे घूमने वाली गाय है, उस गायों को एडॉप्ट किया जाए। सरकार इसको, जैसे आपने धोलका धंधुका वाला बताया महेंद्र जी आपने गुजराती में, कि जो ये गायों को एक शेल्टर प्रदान कर रहे हैं, वहां पे आश्रय स्थान देंगे। मगर ये आश्रय स्थान हर एक जगह, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर में करीबन 7,500 से ज्यादा गो आश्रय स्थल बने हुए हैं। मगर इन सब चीजों को दान की दरकार है, धन की दरकार है। पैसा कहाँ से आए, कैसे आए? 50 रुपया प्रति दिन के हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। हेलो, एक जरा मीटिंग ज्वाइन की है, थोड़ी देर में कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये जो धन की है, और हमने, हमारे आशीष जी ने केवल गाय के गौमूत्र को अर्जित कर करके एक गाय से 2,16,000 का प्रैक्टिकल मॉडल स्थापित किया। तो इसी मॉडल को रिप्लिकेट करते हुए मधुकर जी ने इसको और पर्यावरण के साथ जोड़ दिया कि हवा कैसे सुधरेगी, हमारी कृषि कैसे सुधरेगी, हमारी जो हर एक स्टेट के अंदर में जो बंजर भूमि पड़ी हुई है वो कैसे सुधरेगी। हर एक चीज के लिए धन चाहिए, और हम इसमें कहीं पर भी धन की आशा नहीं करते हैं, न सरकार से न किसी और से। हम एक इसमें इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, वो आएगा, कैसे आएगा उसकी भी चर्चा करेंगे। मगर मधुकर जी का जो कॉन्सेप्ट है कि आज देश के अंदर में इतना पोल्यूशन की बड़ी समस्या हो रही है, वेस्टलैंड की इतनी बड़ी समस्या हो रही है, हमारे जो प्राकृतिक कृषि के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि भाई जैविक उगाइए, बिना यूरिया, बिना डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड बगैर। तो ये सबका समाधान गाय में है, जो मधुकर जी ने हमें बताया। इससे रिलेटेड यदि अगर किसको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, जिसका समाधान जो मधुकर जी ने बताया उस पे अगर किसी को कोई डाउट्स है तो वो पूछिए, मधुकर जी उस बात का जवाब देंगे। नमस्कार। जी बोलिए, कौन बोल रहे हो? वैसे आवाज नहीं आ रही है। हाँ, राकेश पांडे जी बोलिए। राकेश कुमार पांडे बोल रहा हूँ। जो मधुकर जी की बात, तो जो एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है, मैं सुनना है, बोलूंगा तो बात। इसमें वीडियो क्यों नहीं चल रही? मधुकर जी ये कहीं हमने अभी किसी जगह पे इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है या करने की कोई प्लानिंग है? कोई एक मॉडल बना है या बनाने का विचार है? सर मॉडल अभी नहीं बना है, लेकिन अगर आप ये देखें कि भाई कृषि में उत्पादन बड़ा हो तो वो मॉडल बना हुआ है। नहीं, ऐसे अलग अलग बहुत सारे हैं देश भर में। जी, जैसे पंड्या जी ने बताया, आशीष जी गौमूत्र बेच रहे, फिर कोई उससे सीएनजी भी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। आपने जो आपने सब ओवरऑल जो बताया ना, एक ही जगह पे प्लांट जी, तो वैसा कोई एक मॉडल बना है या बनाने का सोच रहे क्या हम लोग? अभी तक कहीं नहीं हुआ है, और ये किया जा सकता है, ये संभावना है, इसीलिए हम डिस्कस कर इसका, इस मॉडल का कोई ब्लूप्रिंट बनाया है क्या? नहीं, कुछ नहीं बनाया सर। अभी आपके सामने पहली बार ही ये विचार प्रेजेंट किया है मेरे नहीं, दिमाग आपके पास कोई ऐसा हो? देखिए, हमने एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है जिससे हम मिट्टी, पानी और हवा को शुद्ध कर रहे हैं। उसकी केस स्टडीज हमारे पास हैं। हमने जो पानी को रिजुविनेट किया है उसका इस्तेमाल खेती में किया है, उससे उपज बढ़ी है, उससे जो लागत है वो खत्म हो गई ऑलमोस्ट, बिकॉज पानी पटाने के अलावा कुछ करना ही नहीं है। तो वो भी केस स्टडीज हैं। गौशाला अपने आप में किस तरीके से प्रॉफिटेबल हो सकती है, वो मॉडल सिंघल साहब के पास है। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, हम सभी लोग साइलोज में काम कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके अभी तक कहीं कोई भी मॉडल नहीं है। अब यदि सभी स्रोतों को जोड़ दिया जाए तो वो मॉडल खड़ा हो सकता है। ये इस बारे में हम लोग जो है वो विचार कर रहे हैं। आपका जो बेसिक आइडिया है, एक खाका तो बनाइए ताकि कोई अगर करना चाहे यदि तो उस पे अमल कर सके। परफेक्ट है सर। नमस्कार मधुकर जी। हाँ, विजय बोल रहा हूँ भुवनेश्वर से, विजय टिबड़ेवाल। जी सर। एक्चुअल में बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया, और इस जगह पर पहुंचेंगे भी, कुछ समय लगेगा। बट इसमें जो मेरा जो पर्सनल अनुभव है, मैनुअल
वर्कफोर्स की, जो लेबर फोर्स है, मैनुअल काम करने वाले लोगों की बहुत कमी है एक्चुअल में। जी किसी भी तरीके से कुछ भी अपन कर लेंगे, फंड लगा देंगे, मीटिंग कर लेंगे, इंफ्रा डेवलप कर देंगे, वहाँ काम करने वाले लोग नहीं है। जी बिल्कुल। मैंने उड़ीसा में इतने परेशान है हम लोग, 12,000, 14,000, 15,000 नौकरी देने में भी आदमी नहीं है। जी कारण कि हमको पूरा परिवार चलाने के लिए सरकार से मिल जाता है सारा व्यवस्था, बिल्कुल। पानी, सारा चीज। तो सर, भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव एज अ वेलफेयर इनिशिएटिव लिया था भाई, अभी 80 करोड़ परिवारों को जो राशन पानी है वो मुफ्त में मिल रहा है। मनरेगा आपकी 100 दिन की जो गारंटी है वही वो वही यही पॉइंट में आना चाहता था। किसी तरीके से मधुकर जी, किसी तरीके से सरकार को अगर समझा दिया जाए कि मनरेगा को से जोड़ो। सर, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि सरकार का फोकस इकोनॉमिकली सस्टेनेबल एंटरप्राइज खड़ा करने में है, सरकार का फोकस स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा करने में है, सरकार का फोकस गौ माता की सेवा में है, इसलिए गौ सेवा आयोग बनाए ना। लेकिन ये सभी स्ट्रीम्स अलग अलग बह रही हैं। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें कि गौ सेवा आयोग वेस्ट लैंड को रिस्टोर करने के लिए एक गौ आधारित स्टार्टअप्स का कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ रहा है, तो स्टार्टअप भी भारत सरकार का फोकस है, वेस्टलैंड रिस्टोरेशन भी भारत सरकार का फोकस है। तो ये प्रोग्राम जो है वो सरकार को यदि प्रेजेंट किया जाएगा तो सरकार को कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा कि मेरे विजन के साथ ये अलाइंड है। अगर मनरेगा को अपन जोड़ दिए इसके साथ में तो बहुत बड़ी गति मिल जाएगी। बाकी सारे मनरेगा को जोड़ा जा सकता है। सर मैं मनरेगा कुछ में जो कहना आपको चाहता 100 दिन हूँ। की एम्प्लॉयमेंट गारंटी देनी है, वो गारंटी ये गाउरी सेंटर से मिल जाएगी। जी मधुकर जी, मधुकर जी, जी कलाम साहब एक ने सेकंड बाबू। बहुत अच्छा सोचा था वेस्टलैंड के लिए, और पूरा एक खाका बना के दिया था कि भाई भारत में अपने पास कितनी वेस्टलैंड है, और अगर जेट्रोपा और ये लगा दिया जाए तो हमारी इकोनॉमी को कितना लाभ होगा। और सरकारी स्तर पर वो योजना भी बनी थी, लेकिन एक भी प्लांट सफल नहीं हुआ हमारी बेईमानी के कारण। लोगों ने फर्टाइल लैंड में उसके पौधे बनाए, सब्सिडी खा गए। किसी ने इक्का दुक्का प्लांट लगाया तो भी पाम ऑयल इंपोर्ट करके वो बायोडीजल बनाने लग गए। तो ये सरकारी तौर पे तो नहीं हो, मुझे नहीं लगता है बहुत इसमें सफलता मिलेगी। परंतु जब पैसे की आवश्यकता नहीं, और जहां तक हम मानते हैं कि समाज सक्षम है हर काम करने के लिए, कभी वो मना नहीं करता अच्छे काम के लिए। और अब तो चूंकि CSR की भी व्यवस्था होगी, करोड़ों का फंड ले सकते हैं हम, तो क्यों ना एक खाका तैयार किया जाए और एक मॉडल तैयार किया जाए। अगर एक मॉडल बन जाता है तो मैं नहीं समझता हूं कि उसमें देरी लगेगी, और सरकार भी इसको इम्प्लीमेंट करेगी। सवाल ही है। मैंने अपने क्षेत्र में सरकारी योजनाएं थी, करप्शन के कारण नहीं चल रही थी, हमने अपने बलबूते पे की, तो सरकार खुद आकर के फोटो निकाल के पूरे जिले में घुमाने लगी, और स्वयं आकर के हमारे सरपंच को कहने लगी कि भैया तू पैसा ले ले। तब हमारे सरपंच ने कहा कि तुझे परसेंटेज चाहिए वो नहीं मिलेगा। बोले तू ले ले, लेकिन हमको अनुमति दे दे पूरे जिले में बाजा बजाने की। ये सफलतापूर्वक पानी का काम तुमने किया है तलासरी तहसील में, पालघर जिले में। तो ये कुल मिला करके सरकारी योजना के बलबूते पे नहीं हो सकेगा, ऐसा मेरा अनुभव है पिछले 30-35 सालों का। परंतु अगर एक खाका तैयार करे तो करने वाले बहुत मिल जाएंगे, और इसमें से कुछ चीजें तो ऑलरेडी कर रहे हैं। जिनके पास जमीनें हैं, पशुधन 5-5, 10-10 हजार है, अन्य चीजें भी है, और समाज उसके लिए तत्पर भी है। जैसे अभी कच्छ में मैं प्रवास था मेरा 8-10 दिन का, तो लोग कितना अभी 500 करोड़ रुपया पशुपालकों को बांटा है वर्धमान संस्था ने। जो इन्होंने कहा वो चीज होती है कि इन्होंने मेरे को ये कहा है कि और ग्लोबल कच्छ वालों ने 200 से अधिक तालाब बनाए हैं, हजारों प्लांटेशन किए और जिंदा रखे, उसको पूरा ग्रोथ होने तक का जिम्मेदारी के साथ वो बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं जो मतलब केवल अगर हम खाका उनके सामने रखे और उनको समझाए तो कुछ मॉडल बन सकते हैं। यदि एक मॉडल भी बन जाए तो मुझे नहीं लगती मल्टीप्लिकेशन में होने में। ठीक है, ठीक है, ठीक है संजय बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चेयरमैन साहब कुछ कहना चाहते हैं। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन साहब श्रवण गर्ग जी, आपका कुछ सवाल है, पूछिए साहब। हेलो, और क्या नहीं था जी, सब बढ़िया। हेलो गर्ग साहब। सरवन जी। जी नमस्ते जी। नमस्ते भाई साहब। सरवन जी, आपका वीडियो चालू कीजिए। आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए भाई साहब, क्या सवाल है आपका मधुकर जी के लिए? मेरा सवाल ये था कि इसके अंदर कितने एकड़ की इसमें योजना है जो हमारी गांव को आश्रय स्थल बनाने की है, कितने एकड़ की योजना में हम काम कर रहे हैं? हम हरियाणा में इसी बारे में सोच रहे थे
तो इस योजना पे आगे बढ़ा जा सकता है। हरियाणा में जमीन के बारे में भी हमने बातचीत तो हमारी चल रही है, जल्दी इस पे निर्णय पे पहुंचने वाले हम। सर ये जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर आप आ रही दर्शन है भी वो दीजिए ना। आपका सवाल स्पष्ट हुआ। नहीं, जी दर्शन मधुकर भी जी। दीजिए। सर मुझे तो हाँ हाँ दिखाई दे रहे नहीं हैं, आप दे रहा है। अपना स्क्रीन बाकी का साउंड को म्यूट कर दीजिएगा अगर विजय भाई अगर आप कर सकते हैं तो। सरवन जी। जी मधुकर जी। जी पूर्ण जी। हाँ भाई साहब, जो ये मनरेगा की जो हमारी है अभी, जो नया हमने वो कराया है ये हाँ हाँ नोटिफिकेशन, ये सबके संज्ञान में, क्योंकि मनरेगा के साथ जोड़ने की बात हो रही है, तो एक बार जी उस मैं पे, भी हाँ उस पे एक बार आप प्रकाश डाल दें। जी हमने हरियाणा के अंदर मनरेगा के साथ में गौशालाओं को जोड़ा है। गौशाला के अंदर शेड बनाना है, खोर बनानी है, खेल बनानी है, नालियां बनानी है, फर्श लगाना है, चार दीवारी बनानी है, ये सभी चीजें मनरेगा से करवाई जा सकती है। इसमें 60-40 का रेशो रहता है। 60% मिट्टी का काम और 40% ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम। तो इस दिशा में हमने पत्र जारी करवा लिया है और कुछ गौशाला में मनरेगा से शेड भी बनवाए हैं हमने, फर्श वगैरह भी बनवाए हैं। इस प्रकार से मनरेगा को हरियाणा के अंदर जोड़ चुके हैं। बहुत बहुत बधाई। बहुत मतलब बहुत ही ग्रेट चीज है ये। पहला पहला प्रयास होगा मेरे हिसाब से पूरे भारतवर्ष में, और कोई स्टेट में नहीं जुड़ा है मनरेगा अभी। मधुकर जी में ने भी अभी चल रहा बात है। रखी और ये वहां पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। ये हमारे यहाँ पिछले 6 महीने से इम्प्लीमेंट हो रहा है जी। यादव जी। जी। आपको और हमारे अध्यक्ष जी को और उपाध्यक्ष जी को दोनों को बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद कि हमारे एक ही निवेदन पे आप दोनों आज हमारी ऑनलाइन मीटिंग में उपस्थित हुए, हमारे विचारों को सुना। मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, आपके हरियाणा के 13 डिस्ट्रिक्ट है, जो 13 डिस्ट्रिक्ट का पानी खारा स्लाइन हो चुका है, और ये गौ माता के माध्यम से और मधुकर जी के टेक्नोलॉजी, जो काउनोमिक्स टेक्नोलॉजी, उनके द्वारा ये स्लाइन वाटर को खेती के लायक बनाया जा सकता है, गौ माता को पीने के योग्य बनाया जा सकता है। उसके बारे में कुछ मधुकर जी बताएं थोड़ा आप। हाँ मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही जी है, आ रही है बोलिए। मधुकर जी। सर ये हमने जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट का जो सांपला ब्लॉक है उसमें दत्तौड़ विलेज में हमने काम किया था। दत्तौड़ गांव है वहाँ पर। जो ग्राउंड वाटर है वो पूरा सलाइन था, और उसमें हमने एक तालाब को रिस्टोर करने का काम किया था। उसकी वजह से 30 मीटर के रेडियस में, तालाब से 30 मीटर के रेडियस में जहाँ पे भी पानी था, जो बोरवेल का पानी जो खारा था, जो भैंसों के पीने के काम में नहीं आता था, क्योंकि भैंस पीती नहीं थी गंदा पानी, सलाइन पानी, तो वो रिस्टोर हो गया। और वो पानी जो सिर्फ नहलाने के काम में आता था या कपड़े धोने के काम में आता था, कि किसी भी टाइप की सफाई के काम में आता था, वो सब गाय और घोड़े जितने उनके पास थे, सबने वो पानी पीना स्टार्ट कर दिया। तो सेलिनिटी उस लेवल कम हो गई कि लोगों मतलब पशुओं ने कम से कम वो पानी पीना स्टार्ट कर दिया। ये इम्पैक्ट आया था 6 महीने की ट्रीटमेंट में। तो बहुत इम्यूनिटी को सब्सटैंशियली कम किया जा सकता है इस हद तक कि वही पानी पशुपालन और कृषि दोनों में इस्तेमाल हो सके। और यदि हम कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं तो पीने के पानी का भी वो स्रोत बन सकता है, यदि जलाशय स्वस्थ हो तो। अच्छा पांडे जी, हमारे बीच जी में भाई साहब। एसपी गुप्ता जी भी जुड़े हैं। एसपी गुप्ता जी 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 का अनुभव, बड़ा अनुभव है, और वो एक अच्छे जी जी मॉडल पे हमारे हरियाणा में काम कर रहे हैं। तो जी। एसपी गुप्ता जी, आप जो है ना गुप्ता जी काफी। आपका हार्दिक स्वागत है। ये मैं गुप्ता जी का परिचय दूंगा थोड़ा सा, जितनी मेरी जानकारी में है। एसपी गुप्ता जी हमारे गुड़गांव के कलेक्टर रहे हुए हैं, हमारे फरीदाबाद के कलेक्टर रहे हुए हैं, और एक दबंग आईएएस के रूप में है। और इसके अलावा वो हमारे जीव जंतु कल्याण बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हुए हैं, और वो आज हमारे बीच में है। और परम गौ भक्त के हर महीने की पहले रविवार को उनके वहां पे एक यज्ञ होता है, और जिसमें वो सभी गौ भक्तों को बुलाते हैं और अपनी गौ की बात सबके बीच में रखते हैं। मैं एसपी गुप्ता जी को निवेदन करता हूं कि कृपया आप अपने कोई सवाल है तो वो रखिए, और आपने किस तरह से गौ सेवा करी है और वो मॉडल कैसे स्थापित हो सकता है और लोगों के साथ में बताने की कृपा करें भाई साहब। एसपी गुप्ता जी प्लीज। आज सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है साहब। सभी को नमस्कार। नमस्कार। देखिए, मैं सबसे पहले तो रमेश पांडा जी आपको साधुवाद देना चाहूंगा। आपने सारे यहाँ पर बुद्ध लोगों को बुलाया है इस सेमिनार में।
और जैसे स्वर्ण जी ने बताया और यादव जी ने, पूर्ण यादव जी ने बताया, हरियाणा में बहुत अच्छा, जब से सरकार हमारी आई है उन्होंने बहुत अच्छे स्टेप लिए। और जो आपका मूल विषय था भाई, जो बेसहारा गोवंश है जी, उसको हम बेसहारा कैसे, गोवंश, हाँ असली जी हमें उस पर ज्यादा हम देखे ना जी। सबसे पहले वो एक बहुत बड़ी समस्या है देश में आज, उस जी पर हमें युद्ध स्तर पे काम करने की जरूरत है। जी जैसे हरियाणा सरकार प्रयास कर रही है, मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, देखिए तो हमें ये जानकारी लोगों में लानी है। ये जो गोवंश का रख रखाव, लोगों के मन में ये धारणा है भी गौशालाओं की जिम्मेवारी है। ये गौशालाओं की जिम्मेवारी नहीं है। ये वास्तव में गौशालाएं तो जो चैरिटेबल अपना काम करना चाहते हैं वो करते हैं लोग। ये जिम्मेवारी है जो ग्राम पंचायत की है, गाँव में म्यूनिसिपल कमेटीज में, शहर के क्षेत्र में म्यूनिसिपल कमेटी कारपोरेशन की जिम्मेवारी है। और इसमें जब हम चेयरमैन थे बोर्ड के, उस समय योगी जी से जब मीटिंग हुई थी यूपी के चीफ मिनिस्टर जी के साथ, तो ये बड़ा इस पे बड़ी चर्चा हुई थी। और इसमें जस्टिस शर्मा जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के भी जस्टिस रहे हैं और हमारे हरियाणा में भी रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट दिया था। और उन्होंने भी यही कहा था भाई, सरकार जो है, लोग ये समझते हैं, उनको पता होना चाहिए भी जिम्मेवारी किसकी है। उसके लिए सभी गांवों में पहले कांजी हाउस, फाटक जिसको बोलते हैं, कैटल पंप, ये सब होते थे। और वो आज सब उनका कोई यूज नहीं कर रहा, चारा गया था सब। मतलब यानी समस्या, जो इसकी मूल समस्या यही है, इसी के कारण आज गोवंश बेसहारा गोवंश। लेकिन जैसी आज परिस्थितियां हैं, उसमें मैं सबसे अनुरोध करूंगा अभी जो बेसहारा गोवंश को तभी इसको आगे बढ़ा पाओगे, तभी रख पाओगे जब हम इसके पंचगव्य का प्रयोग करें। हमने अपने यहाँ कामधेनु गोधाम में हम पंचगव्य पर रिसर्च भी कर रहे हैं और उसका प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। सब हमें इसका भरपूर प्रचार करना चाहिए। जैसे गाय का गोमूत्र है, और गाय का भी रमेश पांड्या जी ने जैसे बताया, आशीष सिंगल जी का गाय का गोमूत्र है, उसी से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसी तरह गाय का गोबर है, ऊर्जा का भंडार है। ये जो आज हमारा पेट्रोलियम 10 लाख करोड़ का हम यहाँ से आयात करते हैं, वो जीरो हो सकता है। यह एक बहुत बड़ी, इस पंचगव्य के माध्यम से हम इसका प्रयोग लोगों को सिखाएं। केवल गाय, बेसहारा गाय रखने से ही बात नहीं करेगी, जब तक इसका प्रयोग नहीं करेंगे ग्राउंड लेवल पर, तब तक बेसहारा गौवंश को रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब सबसे बड़ी समस्या इसमें बछड़ों की है। हमारे यहाँ मेवात में जैसे बड़ा इनफेमस है एरिया, कहते हैं गाय सबसे ज्यादा कटती हैं ये। उसका मिनी रीजन यही है पाकिस्तान, कि जो बछड़े हैं वो कोई प्रयोग नहीं रहा। तो इसलिए मेरा सब लोगों से अनुरोध ये है, जो भी अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पंचगव्य को आधारित हम प्रोडक्ट को बनाकर उसमें ज्यादा से ज्यादा लगे। और हरियाणा सरकार इस माध्यम से, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आजकल, उन्होंने इसमें पहल की है, जो बड़ी घोषणाएं की हैं और उसमें कुछ इम्प्लीमेंट भी की है। तो इसी तरह सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को ये टेकअप किया जाए। जैसे यूपी के स्वामी ये आदित्यनाथ थे मुख्यमंत्री जी, उनको जब सारा ये विषय संज्ञान में आया, बोर्ड के अनुरोध पर ही उन्होंने जब ऑर्डर किए थे, गौ हर एक गाय को 30 रुपए जब अनाउंस किए थे, ऑर्डर में ये किया था एनिमल वेलफेयर बोर्ड के अनुमोदन पर हम ये 30 रुपए पर गाय कर रहे हैं। क्योंकि ये लोगों को पता ही नहीं था भाई गाय कैसे रखे, हर एक गाय की। अब हरियाणा सरकार ने भी वो प्रस्ताव पास किया, इस बात की बड़ी खुशी है मुझे। लेकिन साथ साथ अब हम इसको पंचगव्य के ऊपर जोड़ दें। इनको जब तक यूज नहीं करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा गौवंश को ऐसे संभालना। मेरा ये, और कोई किसी का प्रश्न हो तो मैं उसके लिए अनुरोध करूंगा, पूछ सकते हैं। धन्यवाद 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 सर। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। गुप्ता जी, आपका भी कुछ विचार सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसे कंधों पर ये माननीय योगी जी ने जिम्मेदारी दी हुई है और जिलों की जिम्मेदारी है। जी 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 बिल्कुल। तो आप श्याम बिहारी जी गुप्ता जी कुछ बताइए आप अपने बारे में। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आपने बहुत रत्नों को आपने परोने का काम किया है, और आज हमारे आदरणीय अध्यक्ष माननीय श्रवण जी भाई साहब हैं, माननीय उपाध्यक्ष पूरन जी, आदरणीय मधुकर जी, संजय पटेल जी, आदरणीय एसपी गुप्ता जी, तो रमेश जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद जो आपने इतने सारे लोगों को आज एक आगे परोने का काम किया है। देखिए, ये जो प्रश्न कर रहे थे आदरणीय संजय पटेल जी भाई साहब की, आपका सब मॉडल कहाँ है, तो हमारे पास उत्तर प्रदेश में लगभग 100 ऐसे हमारे मॉडल हैं
जहां पर गाय भी है, गौमूत्र का कलेक्शन भी है, बायोगैस भी है, प्राकृतिक खेती भी है, और खेती से जो पैदावार हो रहा है उस पर आधारित कुछ छोटे छोटे उन्होंने प्रोसेसिंग पैकेजिंग का भी डाला है, मतलब बहुत सारी चीजें। और मैं भी उसमें से 100 में से एक व्यक्ति हूँ। जो मेरा झांसी से दतिया रोड पर हमने एक छोटा सा केंद्र बनाया है। मेरा वेस्ट लैंड था, ऊसर खेत था, उसको खेती लायक बनाया है। वर्षा जल संचय के माध्यम से 14 फीट हमारा पानी ऊपर आ गया है गायों को रखने के कारण। पहले मैंने भी बायोगैस एक लगाया था, 2 घन मीटर का डोमेस्टिक बायोगैस। अब मैंने 30 घन मीटर का बायोगैस लगाया है। और आज जो गोबर गैस की स्लरी और गौमूत्र, ये जो मनरेगा की स्कीम है, पक्का कैटल शेड, यूरिन टैंक तथा नाद का निर्माण, तो इस स्कीम को हमें धरातल पर उतारना है। आज हमारी एक उत्तर प्रदेश सरकार में एक प्राकृतिक कृषि बोर्ड का भी गठन हुआ। आज पहली मीटिंग होनी थी, लेकिन आज नहीं हो पाई, क्योंकि आज एक रविदास जयंती की एक आकस्मिक छुट्टी हो गई। तो हम लोगों ने रिकमेंडेशन किया है गौ सेवा आयोग ने कि पक्का कैटल शेड और बायोगैस ये मनरेगा के अंतर्गत बनना चाहिए। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत एक गाय पर 1500 रुपये महीना और 4 गाय तक हम एक किसान को दे रहे हैं। आप 6000 रुपये महीना किसान को देने का काम चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में अभी 12,58,000 गौवंश का संरक्षण सरकारी स्तर पर गौ आश्रय स्थलों में किया जा रहा है। लेकिन वहाँ गौवंश सुखी नहीं है, प्रसन्न नहीं है। ये प्रसन्न जब होगा और इकोनॉमी जब डेवलप होगी, जब ये गाय किसानों के पास होगी। तो किसान यदि गौ आधारित प्राकृतिक खेती करेगा, मूत्र का गोबर का मैनेजमेंट करेगा, तो ये जो केमिकल फर्टिलाइजर पर जो इस बार की सब्सिडी है वो 2,85,000 करोड़ रुपए 2024-25 की सब्सिडी है भारत सरकार की। यानी देखा जाए तो एक गांव में 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी तो जा रही है भारत सरकार की ओर से। जो हमें डीएपी की बोरी 1,350 रुपए में मिल रही है, उसका रेट है 3,771 रुपए। और जो यूरिया की बोरी हमें 270 रुपए की मिल रही है, उसकी कीमत है 2,440 रुपए के आसपास। यानी एक बोरी डीएपी, एक बोरी यूरिया जब किसान डालता है तो लगभग 2,200 रुपए की सब्सिडी एक बोरी पर सरकार के द्वारा जा रही है। और धरती जहरीली हो रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, पानी का संकट बढ़ रहा है। इस समस्या का समाधान हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जो प्लान किया है कि पूरे यूपी में जो हमारे किसान हैं उनकी संख्या है 2,78,00,000 और गौवंश है वो 2,05,00,000 है। तो हम लोगों ने एक अभियान चालू किया है कि हर किसान के खूंटे पे कम से कम एक गाय, और या इसका दूसरा नाम रखा है एक किसान एक गाय अभियान। यदि हर किसान एक गाय रख लेगा तो उत्तर प्रदेश में एक भी गाय रोड पर नजर नहीं आएगी, और हमारे पास में भी 73 लाख गायों की और आवश्यकता होगी। तो और दूसरा किसान खेत पर गाय। तो आदरणीय मधुकर जी जो प्लान समझा रहे थे वो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन ये सफल जब होगा जब खेत पर होगा। तो अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये भी बताया कि मतलब हर गांव में 5-7 ऐसे किसान हैं जो किसान खेत पर रहते हैं। तो यह वहीं से ये योजना प्रारंभ होगी। और एक स्कीम है, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आवास बना रहे हैं, मैंने अपने यहाँ रिकमेंडेशन की है अपने गौ सेवा आयोग की ओर से कि जो किसान खेत पर रहेगा उसको प्राथमिकता दी जाए प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री आवास भी हो गया। हमने उत्तर प्रदेश में एक गाय से 4 गाय किसानों को दी थी, एक 1,500 रुपए 6,000 रुपए पक्का कटल शेड और बायोगैस हरा चारा। क्योंकि मैं झांसी बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ एक ICFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो जहाँ लगभग 54 टाइप्स के विभिन्न चारे की किस्में हैं, उसमें बहुवर्षीय चारे की भी 4-5 अच्छी किस्में हैं जहाँ उत्पादन अच्छा है। तो हमने यदि एक दली और 2 दली चारा लगाया तो हम गायों को 365 दिन 10 से 20 किलो हरा चारा दे सकते हैं। और गोबर गैस तो बहुत ही आवश्यक है। गोबर की कीमत को 5 गुना करने का काम कोई करता है तो गोबर गैस करता है। अब गौमूत्र का कलेक्शन, गोबर गैस, ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो हमें जैसे आज आपने सब कुछ जोड़ा है, मैं चाहूंगा कि अगली बैठक फिर रखें जिसमें हमारे उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष भी रहे, माननीय महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे, माननीय छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रहे। और ये जो आपने इस विषय पर जो आपने चर्चा की, प्लानिंग की, अभी लखनऊ में आज मेरे निवास पर हमारे पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी आ रहे हैं। तो उनको खेती में ही पद्मश्री मिला है, मतलब उन्होंने खेती का एक बढ़िया मॉडल बनाया हुआ है। तो अभी हमारे यहाँ शाम को 6 बजे इसी पर एक बैठक अभी होने वाली है। तो मैं आप लोगों को साधुवाद देता हूं कि आपने पहल की, लेकिन इस पहल को बिल्कुल अंतिम अंजाम तक, पॉलिसी को, सारा खेल है पॉलिसी का, नीतियां, सरकार की नीतियों में गाय, अजाय, बायोगैस, प्राकृतिक खेती
और अच्छी बात यह है, मैं एक अंतिम निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़ किसानों को गौ आधारित प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत कर दी है। तो इसको हम, ये हमारे लिए वरदान है कि इसके कारण एक भी गाय रोड पर नजर नहीं आएगी, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग वही करेगा जिसके पास में देसी गाय होगी। तो इसको हमारे जो अभी जहां हमारे अभी आयोग बने हैं, इनको इस योजना के लिए बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और हम कहेंगे कि एक राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों को इसकी कार्यशाला रखनी चाहिए। हम लोग अभी ऐसा 20 तारीख को प्रयाग कुंभ में हम लोग एकत्रित हो रहे हैं। माननीय विश्व हिंदू परिषद के पंडाल में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है, और अभी हम लोग वृंदावन में बैठे थे माननीय अजित महापात्रा जी के सानिध्य में, माननीय भागैया जी के उपस्थिति में। तो उन्होंने हम सबका मार्गदर्शन किया है कि गाय का स्थान किसान का खेत है, ना कि गौशाला। और हम सब लोग मिलके इस काम को करेंगे तो बहुत ही जल्दी सफलता मिलेगी। एक इस समय जो खेती का जो औसतन रकबा है पूरे देश में, वो है लगभग 2 एकड़ खेती का रकबा है। 87% किसान ऐसे हैं हमारे देश में जिनके पास औसतन 2 एकड़ खेती का रकबा आ रहा है। तो 2 एकड़ खेती में हमें 1-2 गाय हो, और एक गाय 5 से 7 लीटर गऊ तो 10 किलो गोबर देती है, एक गाय या एक बैल। और 10 किलो गोबर से हम आजकल डोमेस्टिक बायोगैस आ गए हैं। हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि जहां गोबर और कचरा वहां बायोगैस, तो कार्बन क्रेडिट को जोड़ते हुए हम लोग गोबर गैस को प्रमोट करने का भी अभियान चालू कर रहे हैं। सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आदरणीय रमेश पंड्या जी, जो आपने आज ये बैठक का जो आपने आयोजन किया है और सबको आपने जोड़ा है, मैं चाहूंगा कि आप इस प्रकार का कार्यक्रम का पुनरावृत्ति करते रहें, जिससे हम सब लोग 1 घंटे के लिए एक सप्ताह में, 15 दिन में, महीने में यदि आएंगे तो अपने कार्यों का आदान प्रदान होगा। गौ सेवा आयोग उत्तराखंड क्या कर रहा है, हरियाणा क्या कर रहा है, यूपी क्या कर रहा है, सभी लोग मिलके करेंगे तो 1-1 2 नहीं होते, 1-1 11 होते हैं। आपके अनुभव से हम कुछ सीखेंगे, हमारे यहाँ के जो अनुभव उनके एक दूसरे का आदान प्रदान करेंगे। सभी को मेरा प्रणाम। नमस्कार भाई साहब, मधुकर जी से मधुकर जी भाई साहब जी, ये बताइए भाई साहब, बताइए। जो सांपला में आपने हरियाणा में एक योजना पे काम किया है, जो अभी आपने बताया, थोड़ा सा उस पे और विस्तृत आप हमें बताएंगे, क्योंकि हमारे नजदीक है, हम विजिट करके उस मॉडल को आगे पौंड अथॉरिटी देख से, सकते हैं। हाँ जी, तो उस पे आपने प्रथम दृष्टिया कितना एरिया में है और कितने दिन काम किया, और उस पे क्या गाय की जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे रही, वो एक बार बताएं। सर, जो सांपला में हमने काम किया था वो बेसिकली ये था कि सारे गांव का जो वेस्ट वाटर है वो एक जगह पर आता था, और वो जो तालाब था उसके अंदर पूरी काई जमा हुई थी। और गांव के लोगों की जो समस्या थी वो तो एक तो ये थी कि सामने मतलब चारों तरफ घर हैं, तो वो पानी वहां सड़ रहा था, बदबू आ रही थी, मच्छर पनप रहे थे। ये जो प्रोसेस था कि जो ग्राउंड वाटर है वो सलाइन था, वो तो उनके दिमाग में ही नहीं था कि ग्राउंड वाटर की सैलिनिटी भी खत्म हो सकती है। उनके पास ये समस्या ही नहीं थी। उनकी समस्या सिर्फ ये थी कि मच्छर पनप रहे थे, बीमारियां फैल रही थी, बदबू फैल रही थी, और जो ओवरऑल एम्बियंस है, क्योंकि चारों तरफ घर है, बीच में तालाब है, वो तालाब देखने में बिल्कुल ही ठीक ढंग का नहीं था। तो ये जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट का जो पंचायती राज विभाग है, उसमें राणा साहब थे, विकास राणा जी, और उनके साथ हमने ये प्रोजेक्ट किया था। तकरीबन 6 महीने तक हमने ये प्रोजेक्ट किया था, बिकॉज ये सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट था, उनको ये दिखाने के लिए कि हाँ ये संभव है। तो इस तरीके से हमने काम किया था। और वो जब जलाशय के स्वास्थ्य में जब सुधार होना स्टार्ट हुआ, तो वो रिपल इफेक्ट आपको चारों तरफ गांव में दिखाई दे। चलो, मैं इसमें वो ट्रीटमेंट का आपका जो है कि प्रोसेस था, यदि उसके बारे में यदि आप बता सको तो, आपका कॉन्फिडेंशियल वो ना हो, मैटर हो, तो सब कुछ कि गाय के हमने उसका नाम है काउनॉमिक्स जी। काउनॉमिक्स जो टेक्नोलॉजी है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी जलाशय है जिसको स्वस्थ बनाना है, वहां से काफी सारा डेटा हम कलेक्ट करना है, कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन में है, कितना वेस्ट वाटर आ रहा है, किस तरह की बायोडाइवर्सिटी है, ये सारा डेटा हम कलेक्ट करते हैं। फिर उस के बेसिस पे उस जलाशय को स्टडी करते हैं, और एक हम दवाई बनाते हैं जो कि जड़ी बूटियों का अर्क है, लिक्विड फॉर्म, कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। उसको हम लोकेशन पे शिप करते हैं जहाँ पे वहाँ का जो फ्रेश वाटर है, वहाँ का जो ग्राउंड वाटर है,
उसमें मिक्स करके सुबह सूर्योदय के समय जलाशय में एक जगह पर छोड़ दिया जाता है। जब दोपहर के समय जब सूरज बिल्कुल टॉप पर होता है, फोटॉन्स अवेलेबल होते हैं, तो ये सारा जो दवाई हमने डाली है, ये दवाई जो है, जो नेटिव इकोलॉजी है उसको रिसर्ट करती है, पारिस्थितिक तंत्र को दोबारा से सुदृढ़ करती है, जिससे कि जलाशय धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते। अच्छा, एक तरीके से कल्चर आपने जो है कि बनाया है, वो कल्चर जो है कि आप उसमें डालते हैं। कि ये जो जड़ी बूटियां हैं ये हाँ स्टडी पे डिपेंड करती हैं। जी 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 जी। मतलब रोहतक डिस्ट्रिक्ट में अगर 4 ब्लॉक हैं तो चारों के लिए अलग अलग दवाई बनेगी। नहीं, ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू। मधुकर जी, आपसे निवेदन था, एक खाका तैयार करें इसका ओवरऑल टोटलिटी में। हेलो, आ रही आवाज मधुकर जी? आ रही है। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है बापू, बोलिए। एक खाका बना के हमें दीजिए इसका, टोटल आपका जो दिमाग में जो कंसेप्ट है उसका। और श्याम बाबू, आपसे निवेदन है कि अपने यहाँ सीमांत किसान बहुत है, 5 बिस्वा 10 बिस्वा वाले उत्तर भारत में। हमारे डॉक्टर एल नारायण रेड्डी का लखपति खेती का प्रयोग बहुत सफल रहा है विगत 20 वर्षों से, जिसमें 1 एकड़ भूमि में पशुधन के साथ में, मकान के साथ में आप सालाना सभी मतलब केवल कपड़ा और नमक, इसके अतिरिक्त तो सब कुछ आप वहां से ले सकते हो, तिलहन दलहन फल सब्जी सब कुछ 1 एकड़ में। और ऊपर से खर्च करने के लिए अगर पानी वाली जमीन है तो 1-2 लाख रुपया आप कमा सकते हैं। तो लखपति खेती का प्रयोग विगत 20 वर्षों से पूरे देश में चला रहे, सीमांत किसानों के लिए बहुत लाभदायक होता है, जिनकी जमीनें कम है। वो म्यूट है, आपका म्यूट है। आपका आवाज अनम्यूट कीजिए श्याम जी। हाँ, हमारे यहाँ यूपी में भी अब बहुत अच्छे अच्छे मॉडल लखपति खेती के, पंचस्तरीय खेती के खड़े हो गए हैं। बस और उन्हीं को हम ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। मतलब अभी हम लोगों ने गौ सेवा आयोग ने तय किया है कि हम 100 ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। तो हम लोग सरकारी स्तर पर ऐसे किसानों को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की तैयारी में है। बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया जी। अच्छा, हमारे बीच में डॉक्टर पतंजलि भी मौजूद हैं। पतंजलि सर हमारे महाराष्ट्र के इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हुए हैं, बहुत बड़े पद पर थे, और वो भी हमारे ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं। तो मैं पतंजलि से निवेदन करता हूं कि कृपया अपना परिचय भी दें और अपनी बात रखें कि आप हमारी गौ सेवा में यहाँ जो बंजर लैंड है, जो वेस्ट लैंड है, उसको कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है। डॉक्टर पतंजलि जी प्लीज। पहुंची नहीं आवाज आपकी रमेश भाई? नहीं, मेरी आवाज तो बापू पहुंच गई है। आप ये सुनने के लिए आए थे, ये सुना नहीं था कि पंड्या जी कभी ऐसा मौका भी दे देंगे करके ऐसा। जी पतंजलि जी। ITI वाले याद कर रहे पतंजलि जी को, पवई वाले। डॉक्टर पतंजलि जी, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? हेलो डॉक्टर पतंजलि जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? रमेश भैया किस नाम से जुड़े हैं, वो नाम भी तो नहीं दिख रहा है ऐसे कुछ। हाँ, वो नाम है इसमें, मैं बताता हूँ, 1 सेकंड में बताता हूँ। पतंजलि चंद्र। अच्छा, हमारे बीच में अमिता बदिया जी है। हमारी आवाज आ रही है क्या? अमिता बदिया जी, अपना वीडियो चालू करें। पंड्या जी एक डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में, क्षमा चाहता हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। हमारे बात करते करते हमारे साथ में गुजरात राज्य कक्षा के मंत्री, जो एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कक्षा मंत्री मिस्टर अमर सिंह भाई खंबलिया हमारे साथ में, हमारे परम मित्र आए हैं, तो उनका मैं स्वागत करना चाहता हूँ और लोगों से इंट्रोडक्शन कर। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमरले जी, जय द्वारकाधीश। स्वागत है सर, स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। बोलिए बोलिए अमरले जी। आप बोलिए। हाँ, जी, आवाज आ रही है पंड्या जी? आ रही है। थोड़ा सा साउंड पास कर लेंगे तो और स्पष्ट आ जाएगी। हाँ। आपसे देखा तो सालों से पशुपालन विभागी का जी जुड़े हुए, आपका दर्शन हुआ, माध्यम को भक्त है सालों से। अरे यादव है भाई, आप लोगों का तो पहला दायित्व ही आप लोगों का है, फर्स्ट दायित्व ही आप लोगों का है। हाँ जी। हमारे दादा अभी 4 पीढ़ी जिंदा है, चारों पीढ़ी है जिंदा। दादा में तो गाय रखती, 4 गाय रखती। नंदी में इनका बहुत बड़ा साथ सहकार अपने को मिलता है। पंड्या साहब, मैं आपको बताऊं, हर तरफ से जो भी हम डेवलपमेंट करते हैं, भाई साहब का पूरा साथ और सहयोग होता है। तो जो भी हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, गौशाला जो अडॉप्ट कर रहे हैं, उनमें भाई साहब हमें बहुत ही अच्छा सहयोग भी करते हैं। तो अभी जैसे जूम मीटिंग चालू थी और इनका यहाँ आगमन हुआ, मैंने कहा आप सबसे भी मैं इनका इंट्रोडक्शन कर दूं, और काफी अच्छी तरह से हमें इनका अपने गौ माता की सेवा के लिए योगदान मिलता है। बहुत सुंदर जी, गौ भगत को हमारा भी प्रणाम, नमस्कार। और हमारे बीच में वीरेंद्र जी चहल,
परम गो भक्त और प्राकृतिक खेती पे अभी अपना जो है कि काफी कुछ कार्य करने वाले भी जुड़े हैं। दीपचंद जी एक परम गो भक्त है, वो भी जुड़े हैं। आप सबका बैठक में अभिनंदन है। बहुत धन्यवाद। अच्छा, मेरा एक प्रस्ताव है भाई साहब सभी लोगों को। मेरा एक प्रस्ताव है, बहुत ही सारगर्भित चर्चा जो इस युग के हिसाब से सबसे ज्यादा समीचीन है ना। कि एक कार्यक्रम आप जो रमेश जी ने शुरू किया है सुदर्शन न्यूज पर, हम एक जनसंवाद केवल गो आधारित अर्थव्यवस्था पर, आप 15 दिन का समय ले लो, 1 महीने का समय ले लो, 2 घंटे देश के विशेषज्ञों को बुला के उस पर चर्चा करना और फिर उस पर चर्चा करने के बाद समाज को दिखाना और फिर उसके एक प्रस्ताव बनाकर सरकार को देना। मेरा ये सुझाव है, बाकी आपको उपयुक्त लगे तो बताइए। बहुत बढ़िया, अच्छा सुझाव है, स्वागत है भाई साहब। एक न्यूज चैनल पे हफ्ते में आधे घंटे का चर्चा आ जाए तो समरी सारी बन जाएगी पूरे मैं कर दूंगा, वो व्यवस्था मैं कर दूंगा, लेकिन एक बार हम सब लोगों का 20-30 लोगों का दिल्ली में बैठना जरूरी है। एक बार सब लोग बैठ जाइए तो इसकी पब्लिसिटी की, इसके प्रचार प्रसार की, और अगर फंडिंग की भी जरूरत पड़ेगी प्रारंभ में तो करेंगे भी व्यवस्था। जी बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। रमेश जी भाई साहब, जी भाई अपने साहब। वीरेंद्र चहल जी सुदर्शन न्यूज में एक अच्छी जो है कि ओहदे पे हैं और वो जी, गौ जी, सेवा जी, के जानता हूँ लिए मैं सब। तत्पर रहते हैं कि कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो तो सुदर्शन जो है कि न्यूज चैनल पे हम जो है कि अपनी बातें जो है कि रखें। भाई सबसे बड़ी बात तो हमने पूरन जी सदस्य में एडवाइजर था वहाँ आयोग में, हमने तो बहुत कुछ सीखा और समझा भी, और जो थोड़ा बहुत ज्ञान था वो आपस में शेयर भी किया हम लोगों ने। बहुत बढ़िया, आप अपना नंबर इसमें डाल दीजिए, मेरे पास होगा ही होगा आप सबका नंबर, फिर भी एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा ताकि सबके पास में आ जाए नंबर आपका। रमेश जी आपसे मेरी चर्चा अभी 2 हफ्ते पहले हुई है, ध्यान करिए आप। जी जी जी, चांडक जी के साथ में। हाँ हुई थी चांडक जी के साथ में। जी, हाँ जी, हुई जी। थी। आज आपके दर्शन भी हो गए वैसे। है साथ में। जी 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 भाई साहब, आप बताना चाहते थे, बोलिए। हाँ जी बोलिए। हेलो। बोलना है, आप नाम बताइए। नहीं नहीं, वो भाई साहब अभी ऐसे उंगली दिखा रहे थे दीपचंद जी के वहां से। दीपचंद जी बोलिए। हाँ जी, जय गौ माता की सभी मित्रों को। जय गौ माता की। और जी। हमारा पांडा जी का एक प्रशिक्षण हमने उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया था अपने अंबाला में। हमारा एक प्रशिक्षण वर्ग हुआ था तो उसमें टाइम हम मिले थे, तो जब मेरे पास भी हमारा योगेंद्र जी हमारे हरियाणा प्रांत के वो होते थे, तो सभी का आप साधुवाद है। और जैसे भाई ने बताया कि भाई हम जो गौ माता से जल का संरक्षण, तो ये उस काम को हम गौशाला से गौ माता को उस किसान के खेती पर कुछ दिन का हम कुछ ऐसा प्रयास जो एक प्रशिक्षण करें। जी जरूर जरूर करेंगे दीपचंद जी, आपका सुझाव का स्वागत है। और ऊसर जमीन को हम कैसे उपजाऊ बना सके और एक सभी किसानों को उससे प्रेरणा मिलेगी। तो ऐसा हम अपने अपने क्षेत्र में बहुत ऊसर जमीन पड़ी है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए हम प्रयास करें, ऐसा मेरा वो। बहुत बहुत धन्यवाद दीपचंद जी, आपका सुझाव का स्वागत है और हम इसके लिए प्रयास करेंगे, आपको सूचित भी करेंगे। हमारे बीच में नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जगत सिंह जी हैं, मगर मैं उनको भारत सरकार के प्रतिनिधि न कहते हुए मैं उनको गौ माता का प्रतिनिधि कहता हूं। जगत जी सिंह जी निवेदन है कि क्या वो हमें बात कर सकते हैं? अपना कृपया अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। रमेश भाई, मैं आप सबसे विदाई चाहता हूँ, मेरा मोबाइल का बैटरी भी लो हो रहा है। नहीं, आप पीछे चार्जर हमने देखा है आपका बापू लटक रहा है, तो चार्जिंग लगा लीजिए। मैं इधर आ गया हूँ, दूसरे ये कमरे में आ गया हूँ। कोई बात, ठीक है। सॉरी, मैं थोड़ा सा आवाज कम हो गया है, सभी को बंद हो जाए उसके पहले बहुत बहुत नमस्कार। मैं विदाई ले लेता हूँ। आदरणीय ठीक है बापू जी, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ। ठीक है जी, जगत सिंह जी आपकी आवाज आ रही है बराबर। ठीक है बापू, आप विदाई ले सकते हैं। जय गौ माता प्रभु, जय गौ माता। जी जगत सिंह जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी नमस्कार, जय गौ माता की। जय गौ माता की। मेरे को किस बिंदु पे बात करना है वो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमारी गौ माता का रोल क्या है आपके भारत का जो ये जैविक ओके नमस्कार एंड थैंक यू। देखिए,
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन लागू कर दिया है, और इसके लिए 2481 करोड़ की योजना का भी उन्होंने जो है ऐलान किया है। और इसके तहत करीब 10 से 15 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर देश के कोने कोने बनाने की उन्होंने इच्छा जाहिर भी की है, और बहुत जल्दी ये बनाए जाएंगे। तो इसके लिए सारी राज्य सरकारों को बजट के आवंटन के लिए और इस 15 जनवरी तक प्रपोजल मांगे थे, और आईएनएम डिवीजन को ये प्रपोजल मिल भी गए हैं। और जो स्टेट की योजना थी या सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी, जो केंद्र सरकार का टारगेट था, तो पहले उन्होंने वो टारगेट दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि आपके स्टेट को हमारी तरफ से ये टारगेट है, और इस टारगेट में अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, इसको बढ़ाना घटाना चाहते हो, तो आप अपना जो अपडेट प्रपोजल है वो आईएनएम डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज सकते हैं। तो स्कीम की बात रही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करने वाली है और बहुत जल्दी नहीं है। एक्चुअली मैं किसी कारण से छुट्टी में आ गया, तो बहुत जल्दी इसी साल के अंदर ही इस पे जो है बजट एलोकेशन मुझे लग रहा है या तो हो गया होगा या 1-2 दिन में हो जाएगा। और साथ ही साथ जो सारी प्राकृतिक खेती की जो गतिविधियां हैं, उन पे इम्प्लीमेंटेशन होना भी सुनिश्चित है और शुरू हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से क्या होने जा रहा है, इसको मैं बहुत ब्रीफ में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इतने महान भाव लोग बैठे हैं और समय का बड़ा इम्पोर्टेंस है। अगले 2-3 मिनट में मैं 2-3 बातें और मैंने सुना है जो आप लोगों से। तो एक तो क्या है कि जो गाय के गोबर से माने एक बहुत ही उम्दा, जैसे हम पंचगव्य की बात करते हैं या और कई चीजों की बात करते हैं, तो उसमें कई बार देखिए बहुत अच्छी चीजें हैं, मैं उनको कम नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन उससे भी और सर्वसाधारण एक कैप्सूल सभी जो गौ भक्त हैं या सभी गौशालाएं बना सकती हैं। जब देसी गाय गोबर करती है तो उसके गोबर में एक क्रीमी टाइप की, ब्राउन टाइप का एक चिपचिप पदार्थ होता है, लेयर होती है, जो लेयर होती है चिपचिपी। तो उसको आपको 1 लीटर पानी की बोतल में आधा या पौना लीटर पानी डाल के और उसमें उसको डिसॉल्व कर लेना है, जो ताजा गोबर पे मिलती है वो चिपचिपा पदार्थ, और उसमें 10-15 ग्राम गुड़ डाल के और उसको बॉटल को आधा माने खोल के आधा बंद करके रख देना है। तो 5-7 दिन में वो कल्चर डेवलप हो जाता है। इस कल्चर को आप 200 लीटर के ड्रम में 2 किलो गुड़ डाल के और उसमें 1 घूंट डाल दीजिए, 100 ml डाल दीजिए, 200 ml डाल दीजिए, तो इससे ये कल्चर जो है वो पूरे ड्रम में तैयार हो जाता है। अब इसको कई तरह से प्रयोग कर सकते हैं, बीज उपचार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप इसको पौधों के जड़ोपचार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे इसको खेत में पानी के साथ लगा के प्रयोग कर सकते हैं, चाहे 1% का स्प्रे जो है ठीक फसल पे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो दूसरा इम्पोर्टेंट है कि जितने भी यहाँ पे ड्राई काउस की बात हो रही है या गौशाला हाउस की बात हो रही है, तो जहाँ भी ड्राई काउस है या गौशालाएं हैं और गाय बच्चा देती है, तो जेर हमको मिलता है। तो उस जेर को, और जेर से पहले जो जैवरस है, जो वाटर ब्लैडर पशु देता है पहले ब्याने के पहले, तो उसको 1 टोकरी राख उसके ऊपर जैसे ही वो फटे उस पर 1 टोकरी राख डाले, और राख डालने के बाद जब गाय बच्चा दे, बच्चा देने के बाद जब हमारा ये जेर या प्लेसेंटा बाहर आता है, तो ये राख वाले फ्लूइड को और जेर को दोनों को मिला के एक बर्तन में रख लें, घड़े में रखें और उसको बंद कर दें और जमीन में दबा दें किसी पेड़ के नीचे, और 60 से 70 दिन बाद निकालें। और इसका जो मटेरियल जो तैयार होता है, 1 चम्मच मटेरियल को 1 गिलास पानी में आप घोलिए और 10 से 15 किलो बीज को आप ट्रीट करिए, तो बीज उपचार हो जाता है। इसी का अगर आप 100 ग्राम लीजिए और 5 लीटर पानी में इसको घोलिए, और पौधों की जड़ों को, जिन जड़ों को आप जो है ट्रांसप्लांट करते हैं या जिनकी पौध लगाते हैं, उनको 15-20 मिनट रखिए और पौध लगाइए। तो पौध जब मुरझा जाती है लगाने के बाद, वो कभी मुरझाएगी नहीं। और बाकी बचे का 1% घोल का अगर आप खेत में छिड़काव करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा अगर इसको जो है इस पूरी की पूरा एक
एक जो डोज है इसको 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ डाल के अगर आप डाल देते हैं या 2 ड्रम में डाल देते हैं, 3 से 5 दिन रखते हैं, पानी के साथ बहाते हैं, तो आपको यूरिया जैसे परिणाम मिलेंगे। लेकिन यूरिया जैसे दोष या दुर्गुण या खर्चा नहीं आएगा। ये मैंने बुलेट फॉर्म में आपको थोड़ी सी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद से भाई साहब थे। और अभी हमारे बीच में बड़े अजीत प्रसाद महापात्रा जी हैं, अखिल भारतीय गौ सेवा गतिविधि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया वो अपना निवेदन करें भाई साहब। अजीत महापात्रा जी, चलिए हम थोड़ा इंतजार करते हैं, संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। हेलो हेलो। जी 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 भाई साहब। महेंद्र भाई बोल रहा हूँ। हाँ हाँ महेंद्र भाई बोलिए भैया साहब। नहीं, बस वो एक्चुअली मेरा बंद हो गया था, वॉइस वगैरह कुछ था, तो मैं इसके लिए पूछ नहीं रहा नहीं था। नहीं, हाँ नहीं, वो हमारे उसमें थे। एक सेकंड, मैं अजीत महापात्रा जी का वापस संपर्क करने का प्रयत्न करता हूँ। पंड्या जी, आज की मीटिंग को कंक्लूड करें? हाँ हाँ ज्वाइन हाँ हाँ ज्वाइन हो गए हैं भाई जी साहब। जी अजीत जी 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 जी। ज्वाइन हो गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आ गए, मैं देखता हाँ, नमस्कार हूँ। भाई जी जी साहब। जी भाई साहब, नमस्कार भाई साहब। अजीत महापात्रा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। अखिल भारतीय गौशाला महासंघ का एक निराश्रित गौवंश को समस्या में ही समाधान ढूंढने का प्रयास है। भाई साहब आपका स्वागत है भाई साहब। सादर प्रणाम। जय गौ माता। जय गौ माता। जी भाई साहब बोलिए। जी अजीत जी, हमारा आज का मीटिंग को मैं थोड़ा आपको अपडेट कर दूं। मधुकर जी थोड़ा कम शब्दों में अपडेट कीजिए अजीत जी को, थोड़ा आपके बारे में थोड़ा बता दें, फिर मैं कंक्लूड करता हूँ भाई साहब। मधुकर स्वयंभू जी। जी सर, आज का जो विषय था वो ये था कि जो निराश्रित गोवंश है, नंदी है, गैया है, उनको हम किस तरीके से यूटिलाइज करें एज एन एसेट, नॉट एज अ लाइबिलिटी। तो हमने एक कॉन्सेप्ट अभी प्रेजेंट किया गौरी का, जिसमें कि हम गौ आधारित स्टार्टअप्स को इंटीग्रेट करें, स्टार्टअप पॉलिसी के साथ इसको जोड़ें, और गौ आधारित स्टार्टअप्स में यूनिकॉर्न्स रेजिंग करने के लिए हम एक इंस्टीट्यूट बनाएं, जिसके अंदर हम सभी समस्याओं को एक साथ इंटीग्रेट करें। जैसे कि एक बहुत बड़ी बढ़ती हुई समस्या है वेस्टलैंड, तो हम वेस्टलैंड को रिस्टोर करें, गैया को बचाएं, जो निराश्रित गैया है और नंदी है उनको उस वेस्टलैंड के ऊपर ही एक सेंटर बनाएं, वहां पर इकट्ठा करें, और वहां पर हम एक पॉन्ड बनाएं जिससे कि जल की व्यवस्था करें, और पानी को स्वस्थ बनाकर उसी पानी का इस्तेमाल खेती और गोपालन में करें, जिससे कि न्यूरो इम्यूनो बूस्टर की तरह से उसको इस्तेमाल किया जा सके, जो कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है देश में कई जगह पर। पिछले करीबन 8 महीने से मैं उत्तर प्रदेश में जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस है उनको ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ कि केमिकल फ्री खेती किस तरीके से की जाती है, जिसके अंदर सिंगल साहब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब उन्होंने मिल्क फ्री गौशाला है उसके बारे में ट्रेनिंग दी लोगों को, और बहुत सारे एफपीओ उसके अंदर इंटरेस्टेड भी हुए। तो हम ये अभी एक स्टार्टअप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जोड़कर गौ सेवा आयोग को वो जो बंजर भूमि है वो आवंटित की जाए, और वहां पर गौशाला भी बने और एक स्टार्टअप इकोसिस्टम भी जनरेट हो, जिससे कि ओवरऑल हम मल्टीपल समस्याओं का निराकरण एक ही प्रकल्प से कर सके। ये आज की प्रेजेंटेशन। जी अजीत जी भाई साहब, आपका कोई मार्गदर्शन हो भाई साहब? तो जहाँ हम अभी हैं वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, उसको बंद करने के लिए गया था थोड़ा सा 10 मिनट के लिए। जी मैंने अभी 3-4 बंधुओं को सुना, बहुत अच्छे सजेशंस आए हैं, और इसमें काफी परिचित बंधु मेरे वरिष्ठ, मेरे से भी अनुभवी ऐसे बहुत सारे बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इसके में क्या बताया जाए। एक भाई चीज साहब हो सकता है क्या, एक चीज हो सकता है क्या, हम बीच में एक ऐसे ही अपना कार्यक्रम था जिसमें पूरण जी भी थे, श्रवण जी भाई साहब जी भी थे, तो वहाँ है एक अभी भी है प्रस्ताव भाई था। साहब। अभी भी देख रहा हूँ, जी अभी भी देख रहा हूँ मैं, इसलिए दोनों का नाम लिया। गुप्ता साहब जी के बाद 2 दिन के बाद मिलने हो रहे हैं ऑनलाइन। आपको प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। और एक विषय की चर्चा हो रही थी कि जितने अपने गौशालाओं में छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी गौशाला है, तो ये सारे गौशालाओं का या व्यक्तिगत रूप से जितने सारे बंधु कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, चाहे गाय का गोबर गौमूत्र का औषधि के लिए हो, और भिन्न भिन्न प्रकार की जो उत्पाद है जिसमें 2 पैसा हम कमा सकते हैं। ऐसे
जितने प्रोडक्ट हैं उसके बारे में अगर हम सोचते हैं और सभी को संपर्क करके ये सभी प्रोडक्ट को हम सब लोग मिलके भिन्न भिन्न प्रकार की समाज के लोग, संस्थाएं, पूज्य संत महात्माएं, मंदिर भी बहुत बड़ी संख्या में गौ माता की सेवा करते हैं। तो अगर ऐसा कोई योजना बनाया जाए कि ये सभी प्रोडक्ट को लेके एक बार रोड पे हम आए और हम ही उसका सेल करें, चाहे छोटी वहां पर एक टेंट डाले या छोटा सा कहीं पर व्यवस्था बने, तो ऐसा एक चर्चा चल रही थी। तो हम सब लोगों ने सोचा है कि अक्षय तृतीया के दिन जितने भी बंधु हैं सबको अप्रोच भी करेंगे। अक्षय तृतीया के दिन सवेरे से शाम तक सभी को आग्रह करके, जैसे रास्ते में खड़े होकर के हमारे कार्यकर्ता लोग घूम घूम करके सब्जी बेचते हैं ठेले में, कहीं थोड़ा सा स्टॉल लगा के बेचते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का द्रव्य सेल करते हैं। ऐसे ही गाय का ये सारे प्रोडक्ट को एक बार खड़े होकर के देश भर में एक 20-25 हजार स्थान में, प्रमुख स्थान में इसका सेल किया जाए, लोगों को सामने लाया जाए और वहां पर जिसकी संभव हो, जिसके पास में थोड़ा सा आर्थिक व्यवस्था हो, वो छोटा सा वहां पर माइक रखे और बीच बीच में एक एक वक्ता 15 मिनट 10 मिनट भिन्न भिन्न विषय के ऊपर 200 बोलते जाए। और जो बना रहे हैं वो व्यक्ति भी, वो ट्रस्ट भी, वो महात्मा भी, उनके पास में साहित्य भी है, वो साहित्य में साथ में रखे, साहित्य फ्री भी कुछ दिया जाए छोटे हैंडलीफ टाइप का बना के, और कुछ साहित्य बिक्री भी किया जाए। तो ऐसा अगर हम सोचेंगे तो अगले साल हम देश भर में 1 लाख स्थान में भी या 50 से 60 हजार स्थान में भी छोटे बड़े ऐसा एक आंदोलन के रूप में गाय को जहां जहां स्थल है वहां पर जहां जहां पर गाय घूम रही है अपने भारत की गाय, तो उनको लाना, वहीं पे खूंटा में बांधना, उनको थोड़ा बहुत खाना भी देना भी कर सकते हैं, उनका पूजन भी कर सकते हैं। ऐसा एक वातावरण बनाने के लिए योजना हम लोगों ने बनाया है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक संवाद देता हूँ। मैं संघ का प्रचारक हूँ। गौ सेवा गतिविधि का दायित्व संघ ने हम लोग कार्यकर्ता के ऊपर दिया है। तो ऐसा एक चर्चा किया, जहां जहां थोड़ा आयोग के साथ में, गो आयोग के साथ में कार्यकर्ताओं साथ संबंध संपर्क है, उन सभी बंधुओं के सामने भी प्रस्ताव रखा। सौभाग्य से सभी ने सहर्ष उसको स्वीकार किया है। अभी कुंभ में एक योजना लिया गया है, मैं जो बता रहा हूँ इसको आप अन्यथा नहीं लेना कि मैं प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ। कुछ ऐसे वातावरण निर्मित हो रही है, कहीं हम इसमें सहयोगी बने। तो कुंभ में करीबन 300 से ज्यादा होगी जो शिविर चलते हैं, वहां जहाँ प्रवचन चल रही है, कथाएं, वहां पर गोमाता का जो विज्ञान का विषय है, आर्थिक का विषय है, निराश्रित गोवंश का विषय है, रास्ता में जो कट जा रहे हैं, एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं या कुछ समस्या हो जाती है, कहीं उसको लेके बाहर जाता है कोई कटाने के लिए, काटने के लिए, दोनों प्रकार का, इसमें हिंदू भी इन्वॉल्व है, बाकी लोग भी इन्वॉल्व, तो वो तो ठीक है। लेकिन वहां से जो बच्चा है, ये सभी गोवंशों की सेवा करते हैं काफी लोग, तो लेकिन उनके जो पंचगव्य का विषय मिलता है या गोबर गौमूत्र कब मिलता, उसका भी सदुपयोग नहीं होता है। भारत में बहुत बड़े बड़े गौशालाएं हैं, मैं इसी बीच में 40 गौशालाओं में गया था। उसी गौशालाओं में गाय की सेवा करते हैं लोग, भी दान दक्षिणा भी करते हैं, लेकिन उनकी गोबर गौमूत्र का कोई उपयोग नहीं करते। तो संतों ने अपने प्रवचन के माध्यम से अभी कुंभ में ये सारी विषय को रख रहे हैं। तो जहां जहां हमारे संपर्क था अपने कार्यकर्ताओं का, उन्होंने इसको किया। तो ऐसे ही हम सब लोगों ने एक अवेयरनेस, एक आंदोलन के स्वरूप में अगर ऐसे कुछ करते हैं तो लोगों को ध्यान भी आएगा, फिर धीरे धीरे इसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, इसकी पैकिंग अच्छी होगी, इसके निर्माण भी अच्छी होगी, इसकी संख्या भी वृद्धि होगा, फिर क्वांटिटी की भी वृद्धि आएगी। तो दिन भर का एक ऐसा अवेयरनेस का प्रोग्राम, एक जन जागरण का कार्यक्रम, साथ में गौ प्रोडक्ट की विक्रय, ऐसा अक्षय तृतीया को लिया गया है देश में। अपने संपर्कित जितने जितने से बात हुई है, हम लोगों ने इस विषय को सोच सकते हैं, नंबर 1 विषय है। दूसरा, कितने भी आप कहे गौशाला में गोमाता रहती है, लेकिन उनका क्या काम है? उनका काम जब तक गांव में किसान के पास में, गोपाल के पास में नहीं रहे, तब तक इसकी ना जीवन फिक्स रहेगा, ना इसकी उपज फिक्स। इसलिए गाँव के जो लोगों को हमको सोचना पड़ेगा उनके बारे में। दिल्ली में हम लोग अभी मिले थे, तो दिल्ली के बंधुओं ने सोचा कि दिल्ली के आजू बाजू में जितने गांव हैं उसकी सूची बनाए। 665 विलेजेस है झांसी भाजी दिल्ली के अंदर आते, तो उन लोगों से संपर्क अभी स्थापित कर रहे हैं। वहां भी जितने सब्जियां आ रही है दिल्ली के अंदर, वो गौ आधारित बन जाए या ऑर्गेनिक कह सकते,
जैविक कह सकते हैं, जो भी नाम आ सकते, उसके लिए एक प्रयत्न शुरू हो रही है। टाउन में रहने वाले व्यक्ति, गांव में रहने वाले व्यक्ति अगर मन बनाया कि हमारा शरीर ठीक रहे, रोगी ना बने, रोगमुक्त बने, तो हम अच्छी चीज खाना चाहिए, अच्छी चीज खिलाना चाहिए। इस कारण से अगर मन बनता है तो अच्छी चीज उत्पादन भी होगी, अच्छी चीज विक्रय भी होगी, अच्छी चीज हम भोजन करेंगे और बीमार नहीं पड़ेंगे, तो भारत रोग मुक्त बने। ऐसा एक अवेयरनेस प्रोग्राम की आवश्यकता। अच्छी मंच, बहुत सुंदर मंच आज है, ऐसे अच्छे मंच, अच्छे ढंग से विषय को रखने वाले बहुत सारे लोग समाज में हैं, तो उनको उनके माध्यम से विषय रखा जाए। तो मेरा आग्रह है कि एक बार हम सब लोगों ने मिलके रोड के ऊपर में ऐसा कोई वातावरण जैसे भरे बनाया, उसको ठीक से मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स, आप लोग यहाँ पर जो देख रहा हूँ मैं, जितना तक मेरे को ध्यान में आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, और सभी को मीडिया को संपर्क करने वाले और मीडिया में खड़े होकर के दो शब्द बोलने वाले, आप प्रेस मीट करने वाले से ताकत रखने वाले बहुत सारे बंदे, और मेरे हिसाब से सभी ले सकते हैं। आप अपने अपने स्थान में एक मीडिया मीट करिए, तो वो एक अच्छा रहे। प्रेस, जब प्रेस मीट होती है तो उसमें विषय जाता है, लोग प्रश्न देखते हैं, सुनते हैं, मीडिया का ताकत वातावरण बनाने एक भी विषय बन सकता है। कुछ लोगों की आदत बनी है कि सरकार को गाली देना, सरकार को कुछ ना कुछ बोलते रहना। सरकार कितनी भी हो, सरकार करेगी क्या? जब तक मन लोगों की इच्छा ठीक से नहीं हो तो सरकार क्या कर सकता? सरकार का जो नीति है, सरकार उस नीति को पालन करना और उसको अमल करना, ये जनता जब जागरूक होकर के बोली, सरकार क्या उसका दादा भी करेगा। लेकिन उस एटमोस्फेयर चाहिए, एटमोस्फेयर कैरेक्टर्स कहते हैं, ऐसे एटमोस्फेयर बनता है तो जबरदस्त होता है। तो मिलके एक काम कर सकते हैं, और वो एक शहर में रहने वाले हम जितने बन, अगर शहर के लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं, मना सकते हैं, गौशाला में पैसा वगैरह नहीं देते हुए एक एक गाय को, दो दो गाय को अपनी क्षमता के अनुसार अडॉप्ट कर ले। संभव है तो घर में रख सकते हैं, नहीं तो संभव नहीं तो किसी किसान के, किसी गोपाल के यहाँ रखे और उसकी थोड़ी सी सहायता करें। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है, गांव में रहते हैं, तो ऐसा अगर बनाएंगे तो सीधा यहाँ से चले जाएंगे। हरियाणा आयोग ने एक योजना बनाया है कि अभयारण्य जैसा एक गोवन तैयार कर बना रहे हैं। कई जगह पर उन्होंने कई संस्थाओं की भी कुछ व्यवस्था बनाई, तो वहां पर हजारों के आज गोवंश सुरक्षित भी है। हाँ, इतना है कि उनकी जो गोबर गोमूत्र है उसको कैसे कलेक्शन करना, उसको कैसे लगाना, उसके लिए भी उन्होंने कर रही है। अभी गो आयोग उत्तर प्रदेश ने कुंभ में एक बहुत अच्छी योजना दी है, 10 दिन या 12 दिन का ऐसा भिन्न भिन्न स्थान में इसी विषय को लेके स्टैंड बिहार भी दिख रहे हैं। तो इसी विषय को लेके कुंभ में एक बहुत बड़ा योजना उन्होंने बनाया। कुंभ से कोई विषय जाता है, सबके माध्यम से जाता है, उसका होगा। जैसे हम सबको, आपको प्रार्थना करते हैं कि आप सभी उसी समय एक थोड़ा सा 1 आध घंटा बोलने के लिए जाइए, समझाने के लिए जाइए, कुछ प्रेजेंटेशन रखने के लिए जाइए। ऐसा मिलजुल करके एक काम हम करें तो ये ठीक होगा। दूसरा एक प्रार्थना है, जब भी हम गौशाला कहीं पर जाते तो वहां पर सरकार की गौशाला को हम लोग विजिट करना चाहिए। सरकार के गौशाला में 2 बाड़ा बनाने के लिए आग्रह करें, ऐसे 3 बाड़ा बनाना चाहिए। एक जो गाय नहीं है, जो विदेशी है, जबरदस्ती उनको रखा गया है, जबरदस्ती हमारा देश में आ गया है, तो जो BCM 7 खिलाती रहती है, तो ऐसे के अलग करा दिया जाए। जो मिक्स ब्रीड है उसको थोड़ी सी अलग कर दिया जाए, तो शुद्ध अपनी गाय है उसको अलग कर दिया, और उसको वहां पर फोर्सिबली किया जाए। ऐसा नहीं, फोर्सिबली किया जाए, आग्रह करके वहां का प्रधान से बात करे, वहां का कलेक्टर से बात करे, वहां की सरकार से बात करे, वहां से गो आयुक्त से बात किया जाए। ऐसा करेंगे तो एक वातावरण अच्छा बनेगा। तो सारी गौशालाओं को, फिर प्राइवेट गौशाला में भी विजिट वहां पर समझाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा। अभी 1-2 मिनट में मैं बंद करता हूँ, आप सभी को बोलना भी है, ज्यादा समय मैंने ले लिया, समय की भी पाबंदी है। बहुत बहुत धन्यवाद वैसे। एक तमिलनाडु में मैं गया था, कोयम्बटूर के पास में, दक्षिण तमिलनाडु में बहुत अच्छा कार्यक्रम था। शहर के लोगों ने वनवासी के गांव में रहने वाले लोगों को 1500 गोधन के दान किया, अलग अलग गाँव में, एक ही गाँव का नहीं है। 6 महीना तक उनकी सारी व्यवस्था उन्होंने संभालने के लिए भी आग्रह करके उनको सब व्यवस्था बनाई। तो आप सोचिए कि मेरे हिसाब से 40 या 42 गाँवों में ये गाय उन्होंने लेके गए, वहां चराने की व्यवस्था भी थोड़ी सी है, और पूरी तमिलनाडु में गो पूजन का कार्यक्रम उन्होंने कर रहे हैं। मैं आश्चर्य हो गया, किसी मंदिर के साथ संपर्क नहीं है, कहीं बड़े लोगों के साथ संपर्क नहीं है, ऐसे गाँव में गो पूजा के नाम पर एक वातावरण बना रहे हैं, जो निराश्रित गाय को भी लेते हैं। तो ऐसा कुछ हम
कार्यक्रम भी अपने अपने स्थान में कर रहे हैं और थोड़ा अधिक से करना चाहिए। अभी तो मेरे को जो ध्यान में आया कि बहुत वैल्यूबल सजेशन आप सबका आया है। मैं आपको हृदय से स्वागत करता हूँ, आयोजकों को मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय गौ माता। माननीय अजीत जी, हमारे महेंद्र भाई बजाज जी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी आपने कुछ कहा, अभी अभी जो आप अक्षय तृतीया की बात कर, उसी के विषय में कुछ घटित करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि महेंद्र जी अपने मुख से हम सबको ये सूचित करें। बताइए महेंद्र जी। सभी मान्यवरों को चरण स्पर्श, वंदे गौ मातरम। महापात्रा साहब, मैं अहमदाबाद में अपनी मुलाकात हुई थी नंदी पंचगव्य के नाम से। आपको मैंने पैकेट के लिए, आप एड्रेस आपने अभी तक भेजा नहीं इसलिए आप पर तो अभी जो आपने बात कही, माननीय अध्यक्ष श्री गुप्ता साहब के कहने से हमने एक कार्ट बनाई है जिसका हमने नाम दिया है वाव कार्ट, वेलनेस ऑन व्हील्स के नाम से। उसको हम कर रहे हैं गौ कार्ट करके, ग्रेटनेस ऑन व्हील्स। और वो अभी हमने प्रयागराज में यहाँ से अहमदाबाद से रवाना किए है। और वो जो कार्ट है उसके अंदर ब्यूटीफुल हमने कार्ट बनाई है जो हर मंदिरों के बाहर, हर पूजा स्थलों के बाहर, हर कथावाचकों के सत्संग के बाहर, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पंचगव्य के प्रोडक्ट्स का ही सेल किया जाएगा। तो उस कार्ड को हमने अहमदाबाद से कल रवाना किया है और गुप्ता साहब के यहाँ मेरे ख्याल से आज शाम को या कल सुबह तक वो कार्ड भी पहुंच जाएगी वहां पे प्रयागराज में। और मतलब मैं चाह रहा था कि मैंने अभी वीडियो पे आपको, महापात्रा साहब, वो कार्ड का वीडियो तो मैंने आपको भेजा ही है। अगर शेयर किया जाए तो मैं माननीय सभी सदस्यों को यहाँ पे कार्ड अभी दिखा भी सकता हूँ वो कार्ड कैसी बनी है। ऐसी 10,000 कार्ड हम पूरे भारतवर्ष में फ्रेंचाइजी के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से आने वाले 3 साल के अंदर हम टारगेट लेके चल रहे हैं, जहाँ हर बात सिर्फ पंचगव्य की होगी, जहाँ हर बात सिर्फ गौ के संरक्षण की होगी, जहाँ हर बात सिर्फ गैया की, गौवंश के संवर्धन की होगी। जो लोगों को अवेयर करना है कि गाय के बारे में, देसी गाय के क्या क्या हमारे पास उसके गुण हैं, जो चीजें हैं समाज में, जो एक अवेयरनेस क्रिएट करना है, उसके अंदर हमने एक AR के माध्यम से टेक्नोलॉजी का भी इम्बेडेड किया है कि कोई भी बंदा है जैसे QR कोड करेंगे, स्कैन करेंगे तो उनको पूरे गाय के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरेक्टिव मिलेगी, बातचीत वाली मिलेगी। AI का इंटेलिजेंस का यूज करके हम वो करने जा रहे हैं। चीज को बच्चों से लेके बड़ों तक का गाय के बारे में पूरा विवरण दिया जाए और परिस्थितियों के बारे में जानकारी दी। तो माननीय अध्यक्ष के माध्यम से कल शायद वहां पे उनका ये कहना था वो अनावरण करेंगे। वो पहली कार्ड थी, प्रोटोटाइप हमने भेजी है। बस आप सबके आशीर्वाद चाहिए कि पूरे भारतवर्ष में गौ के प्रोडक्ट उनको पूरे उस कार्ड के माध्यम से बेच पाए। मैं शेयर करूं स्क्रीन, अगर पॉसिबल हो तो कार्ड दिखाऊं अभी 1-2 मिनट? कर सकते हैं, देखिए अगर हो सकता है तो मुझे थोड़ा शेयर कर। हाँ, 1 सेकंड। नहीं, कार्ड भी दिखा दीजिए और QR कोड भी भेज दीजिए। जी 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 जी, QR कोड से जानकारियां अधिक प्राप्त हो सकती है। जी जी जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, 1 मिनट मुझे। जी जी जी, स्क्रीन शेयर हुई मेरी? यस, ये कार्ड हमने बनाई है। बहुत बढ़िया। पापा को दिखा रहे हो? इस पे क्रिएटिव नहीं लगी। अभी जो कार्ड हमने वहाँ भेजी है यूपी गौ सेवा आयोग में, उस पे पूरे क्रिएटिव्स लगा के भी भेजे हमने। कंप्लीट जो व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, और ये एकदम आलीशान शोरूम की तरह कार्ड है। इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ईवी कार्ड है ये। पापा को दिखा रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत ऐसी अभी मार्च के महीने में हम 100 कार्ड ऑन रोड लेके आ रहे हैं और आने वाले 3 साल में हमारा टारगेट है कम से कम 1000 से 5000 कार्ड भारत के हर मंदिर के बाहर, हर कथावाचक के यहाँ, जहाँ जहाँ पब्लिक प्लेसेस हो वहाँ पे इसको प्लेस किया जाए। और फ्रेंचाइजी के माध्यम से इसमें हम लोग जो रोजगार भी दे रहे हैं वो दिव्यांगों को रोजगार दे रहे हैं। दिव्यांगों को ट्रेनिंग दे के, सेल्स की ट्रेनिंग दे के, और उनको इसमें रोजगार हम लोग देंगे। और उनकी भी इनकम जो है महीने में कम से कम 25 से 50 हजार की उनकी भी इनकम हो जाएगी। उस माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, आदरणीय पूर्ण जी, ये बहुत ही सराहनीय है। इसको हम गुड़गांव में जल्दी। हाँ जी, हाँ जी जी, आदरणीय, मैं चेयरमैन पूर्ण जी से और उनसे, शरण जी से भी आग्रह करूंगा कि हम एक हिंदुस्तान का मोरल जो गुरुग्राम कहा जाता है, उस चीज उसको लेकर के यहाँ पे इस चीज को जल्दी से प्रकाशित करें तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। तो मेरा चेयरमैन शरण जी से और माननीय पूर्ण जी से आग्रह है, कृपया इस पे फोकस करें। और भाई के साथ जरूर जरूर दीपचंद जी, आपकी भावनाओं का स्वागत करते हैं। माननीय अजीत जी से हम कुछ इसमें चाहते हैं कि भाई साहब को क्या लगा, कैसा लगा, कोई सजेशन है तो बताएं भाई साहब। आवाज म्यूट है, अनम्यूट कीजिए प्लीज। बढ़िया है, सुंदर है, आई कैचिंग है, सुनने के लिए अच्छा है, करने के लिए भी अच्छा, बढ़िया है। और उत्तर प्रदेश सरकार के मतलब गौ सेवा आयोग के साथ में
महेंद्र बजाज जी एक डिस्ट्रिक्ट में 30 कार्ड का और ऐसे पूरे 2100 कार्ड का एमओयू साइन करने जा रहे हैं इसी महाकुंभ में। अब देखिए प्रभु कब करवाते हैं, गौ माता कब करवाती है। वैसा बहुत बढ़िया। नहीं, देखिए देखिए कब करवाती है, ये सोचेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, उसको करवानी है। अरे अहमदाबाद से निकल चुकी है भाई साहब। यह सभी बंधु उपस्थिति है, करवानी है। अगर आपके मन में प्रश्न चिन्ह है तो कुछ नहीं होने वाला है। संजीवनी का आपने चालू किया, डॉक्टर साहब जी ने कोटा से चालू किया, कई लोग विरोध किए, आज संजीवनी भारत के बाहर चल रही है। ऐसे ही चलेगा। अगली शताब्दी गौ माता की है। हम जबरदस्त काम होने वाला है। जो नहीं करेगा उसको भी भला है, जो करेगा उसको तो भला है। ऐसा कहने से नहीं है, सबको करना है। कल हम अध्यक्ष जी के मेहमान हैं। जी वैसा जी श्याम जी कल आपके पास में आ रहे हैं भाई साहब। जी 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 ठीक है भाई साहब, समापन करें, सबकी अनुमति है तो। जी धन्यवाद। बोले प्रकाश शुक्ला मैं जी बहुत कुछ कहना कोशिश चाहते किया, हैं। काफी लेट में मैंने जोड़ पाया, मेरे को मिल नहीं रहा था नेटवर्क, ट्रेन में था, तो जैसे मिल गया मैंने उतरते ही। कोई संदेह नहीं भाई साहब, और ये हमारा सबका सौभाग्य है कि आज आपका मार्गदर्शन मिला। जी प्रकाश शुक्ला जी कुछ कहना चाहते हैं भाई साहब। जी 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 सर्वे महानुभाव को बहुत बहुत नमस्कार जी। बहुत प्रसन्नता हुई, आप सबको सुनने का एक मौका मिला। मेरा नाम प्रकाश शुक्ला है, मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ। यहाँ जयंती भालोड़िया है, जयंती भाई वो मेरे कर्म संगाती हैं। आपने मनोज जी का नाम लिया, मनोज जी के साथ मैं एक फिल्म कर चुका हूँ, और अभी गौ माता के प्रयोग से हम कैसे इकोनॉमी को, पूरे गांव को ऊपर ला सकते हैं, कैसे रोजगार जनरेट किया जा सकता है। तो इस विषय को लेके मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूं अभी, और उसमें एक पॉइंट ये भी है कि ई बाइक, ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ये सब चीजों को भी हमने इसमें प्रमुखता से बढ़ावा दिया है। फिल्म में बड़ी मनोरंजक फिल्म है, क्योंकि हम अगर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाने जा रहे हैं, थिएटर में लगने वाली फिल्म है, जिसमें गाना है, फाइट है, कॉमेडी है, तो सारा मसाला भरपूर है। क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग आए, देखे, एंटरटेन हो, और इसमें से एक अच्छा मैसेज लेके जाए जो उनको अपना जीवन स्तर ऊपर ले जाने के लिए उपयोगी हो, और हमारे गौ माता और कृषि का भी कल्याण हो जाए। ऐसा एक विषय, इसमें ये ई बाइक को हम प्रमोट कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कहीं से मैं आपका संपर्क कर सकूं और इस चीज को मैं फिल्म में दिखा सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। सौभाग्य मेरा होगा, सौभाग्य होगा। आपने मौका दिया। मैं अपना नंबर जो है यहाँ पे अभी भेज रहा हूँ, या आप जो भी नोट करना, मैं बोल ही देता हूँ ताकि किसी और को भी हो तो हेल्प हो जाएगी। जी जी बोलिए। 900 900 55 55 99 99 11 11 3 जी। धन्यवाद सर। महेंद्र बजाज मेरा नाम है, और मैं जी, एक और अनुमति चाहूंगा इस जगह में जहाँ बैठा हूँ, अध्यक्ष जी भी हैं, महापात्रा साहब भी हैं। मैं एक और चीज दिखाना चाह रहा हूँ जो मैंने तैयार की है। एयरपोर्ट के लिए मैंने पूरा ये यूनिट तैयार किया है, एयरपोर्ट पे प्लेसमेंट करने के लिए, और सिर्फ गौ माता के प्रोडक्ट, पंचगव्य के प्रोडक्ट। जी एक बार नंबर दोबारा बताएंगे? एक बार दोबारा नंबर दोबारा से। हाँ जी हाँ जी, नंबर सबको मिल जाएगा, नंबर की कोई चिंता न करें, नंबर सबको मिल जाएगा। ये अभी प्लीज बताइए आप भाई साहब। हाँ, 900 55 99 11 3। अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा मैं अहमदाबाद में एक फ्लैगशिप स्टोर बना रहा हूँ पंचगव्य का। ये अभी स्टोर में एक झलक है। और ये पूरे हम लोग एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पब्लिक प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स, वहां पे भी हम ये यूनिट लगा रहे हैं। और स्पेशली गौ माता की अवेयरनेस के लिए, गौ के प्रोडक्ट्स को अवेयरनेस करने के लिए ब्यूटीफुल पैकेजिंग में हमने सब ये तैयार किया है। और एक ही चीज है ना, जो दिखता है वो बिकता है, और आज के जमाने के हिसाब से जो चाहिए हम वो करने की चेष्टा कर रहे हैं। आप सब लोगों का सिर्फ इसमें मुझे आशीर्वाद चाहिए, साथ सहकार चाहिए। हाँ जी पंड्या जी। जी सर। पंड्या जी। जी 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 मैं सबका यस में सब महानुभाव रुचियों का आभार विधि करना चाहता हूँ। और लास्ट 24 साल से जो मैंने जितने गांव घूमा, और जो सफलता मैंने खुद अपने हाथों दिखी, कि जितने पेड़ पौधे उगाने थे 2005 में, तब एक लॉजिक काम कर गया कि सफलता लाओ, तो लोगों को, किसानों को इतनी वो उससे आमदनी होने लगी। पूरी भारत की व्यवस्था जुड़ी है गौ माता से, जुड़ी है, धर्म जुड़ा है गौ माता से, लेकिन साथ में आर्थिकता भी। इसके लिए हमारे भाई साहब महेंद्र जी ने तो एक बड़ा मॉडल यहाँ पे रख दिया है। तो ये जो आने वाले जो अभी कल है,
आज मेरी जो टेंशन है कि जो फॉरेन से भी मेरे दोस्त कई हमारे एनआरआई है, वो कह रहे हैं कि क्यों ना हमारा भारत इतना दिव्य बने कि वहां आने के लिए पासपोर्ट और वीजा भी लेना मुश्किल हो गया। तो इसके लिए ये समय शुरू हो गया है और यहाँ हम बड़ी ये जो बंजर जमीन है उसमें ये सब औद्योगिक गौ आधारित ये प्रोडक्शन भी ला सकते हैं, कई रोजगार भी खड़ा कर सकते हैं और ऐसी कई सफलता मेरे जीवन से जुड़ी है। और सभी महानुभावों को पंड्या जी, कुछ मेरी सफलता के जो जो वीडियो है जो आने वाले कल में युवाओं को बहुत काम आएगी, कृषि में काम आएगी, उद्योग में काम आएंगे, तो वो भी भेजते रहेगा। जयंती भालोड़िया। बहुत बहुत धन्यवाद जयंती भाई। मधुकर जी, समापन करें आज की इस अद्भुत वेब मीटिंग का। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने अपना कीमती समय और टाइम की पाबंदी बगैर, कि वरना तो ये स्टैंडर्ड होता है ऑनलाइन में कि 3 से 4 तो 4 बजे वो शट डाउन ही हो जाता है, मगर गाय का काम कभी शट डाउन नहीं हो सकता है और गाय का काम में अनुशासन आवश्यक है, अनुशासन के साथ ही कार्य करना चाहिए। मगर कुछ परिस्थितिवश जब तक उस मुद्दे को समाप्त न किया जाए तब तक वो मुद्दा मतलब वो मीटिंग जारी रहना चाहिए। तो उसी को करते हुए आज हमारे गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से भाई साहब ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, हमारे श्रवण गर्ग जी ने हरियाणा से, उपाध्यक्ष जी ने गुजरात से और एनसीओएफ से, सभी लोगों ने, मतलब खासतौर पर महेंद्र भाई बजाज जी जिनकी एक एक क्षण कीमती है और वो किसी परिस्थिति में केवल मैं जानता हूं कि आज वो किस परिस्थिति में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। मैं विजय भाई टिमरीवाल जी से कुछ बात कहना चाहता हूँ। विजय भाई जी कोई बात अपनी रखना चाहते हैं तो आप बताइए भाई साहब। विजय जी, मधुकर जी। जी सर। जी मधुकर जी। हाँ, समापन करें भाई साहब, कंक्लूड करें मीटिंग को। धन्यवाद सर, बहुत ही महान लोगों से आज ई मिलाप हुआ। धन्यवाद, मेरे को ये प्लेटफॉर्म देने के लिए धन्यवाद। काफी विस्तृत और बेहद चर्चा हुई और होपफुली इसको हम एक्शन में भी कन्वर्ट कर पाएंगे आने वाले दिनों में। आशीष सिंघल जी कुछ कहना चाहते हैं? आशीष जी आवाज आ रही है हमारी? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए प्लीज। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आशीष जी। आशीष जी अनम्यूट कीजिए अपनी आवाज को, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ बोलिए। हाँ जी, आ रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही, बोलिए प्लीज बोलिए। नहीं, बहुत ही अच्छे उस पे बात हुई, बहुत सारे नए पहलू देखने को मिले, सुनने को मिले, और मैं भी इस बात को सपोर्ट करता हूं कि गाय की असली जगह जो है किसान की है और वो आर्थिक मॉडल से ही संभव होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम बिहारी गुप्ता जी कुछ कहना चाहते हैं भाई साहब? श्याम जी अनम्यूट कीजिए। श्याम जी आवाज नहीं आ रही है। श्याम जी आप अपने आवाज को अनम्यूट कीजिए। हाँ आवाज, हाँ नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही श्याम जी आपकी अभी भी। अब आ रही है आवाज? हाँ, आई अब आई। मैंने कहा आपका बहुत बहुत साधुवाद जो आपने इतने सारे मोतियों को एक साथ पिरो दिया। जी जी जी। और इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ में महेंद्र जी भाई, संजय पटेल जी, सब लोगों के साथ में एसपी गुप्ता जी, तो बहुत अच्छा है। लेकिन कार्यक्रम आप महीने में कम से कम एक बार जरूर किया करें। जरूर जरूर भाई साहब, आज आपका आदेश है और हम प्रयास करेंगे कि इसी मोतियों की माला बनती रहे और माँ भारती का गला शोभायमान रहे भाई साहब। और उसमें जो हमारे छत्तीसगढ़ उत्तराखंड गौ सेवा आयोग, महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग को जोड़ लीजिए। जरूर जरूर भाई साहब, अगली बार में उनको भी जोड़ेंगे भाई साहब। ठीक है जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, सभी का नमस्कार भाई साहब, सबका धन्यवाद। नमस्कार धन्यवाद, धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। नमस्कार जी। गुप्ता जी नमस्कार जी, सभी को जय गौ। नमस्कार दीपचंद जी, नमस्कार। जय गौ माता। नमस्कार, जय गौ माता। जय गौ माता साहब, जय गौ माता। चेयरमैन साहब आपको भी, सरवण जी को भी और सभी को साधुवाद। जी 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 जी। सभी बहुत टाइम दिया, सभी को वंदन, सभी को नमस्कार। जय गौ माता। यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी भाई प्रकाश शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सभी को जय गौ माता। जय गौ माता, जय गौ माता बापू, जय गौ माता दादा, जय गौ माता।